ये सेशन के एंड में मैं एक पर्सनल व्हाट्सएप भी करूंगा मेरे नंबर से आप सब लोगों को, जिसमें मैं चाहता हूँ कि आप कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे दे। तो वो एसएमएस में जैसे आपका नाम, सीईटी परसेंटाइल, होम यूनिवर्सिटी कैटेगरी, ऐसे जो 5-6 इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको पूछूंगा। वो पूछने के पीछे रीजन ऐसा है कि जब भी मैं आपके साथ पर्सनल काउंसलिंग करूंगा तो मैं थोड़ा प्रिपेयर्ड रह सकूं, क्योंकि कैसा है कि आपको भी पता है कि इंजीनियरिंग एडमिशन काउंसलिंग में इतने सारे चीजें इन्वॉल्व है कि उसमें होम यूनिवर्सिटी, अदर देन होम यूनिवर्सिटी, माइनॉरिटी, 10 टाइप के रिजर्वेशन। तो अगर मुझे आपके साथ कॉन्फिडेंटली बात करना है तो मेरा होमवर्क पहले मुझे करना पड़ता है। तो अगर आप ये एसएमएस को सिर्फ, व्हाट्सएप को सिर्फ रिप्लाई कर देंगे तो जब भी अपना पर्सनल काउंसलिंग सेशन होगा तो आई कैन टॉक विद अ लॉट ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स। ठीक है, तो ये सब मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा पर्सनली आप सबके नंबर पे, आप सिर्फ मुझे उस पर रिप्लाई कर देना। ठीक है, तो अभी तक काउंसलिंग सेशन में जो आपकी बात हुई थी पायल मैम के साथ, मेरे साथ, या जब भी सर्विस लेने के पहले, तो हमने आपको कुछ चीजें अश्योर की थी कि ठीक है ये चीजें तो हम करेंगे, बट उसके अलावा भी मुझे आपको बताना है कि कुछ कुछ चीजें हमने बताई नहीं बट हम आपके लिए करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम आपके लिए बहुत सारे सेशंस भी अरेंज कर रहे हैं। जैसे मुझे पता है कि जब इंटरेक्शन हुआ था पेरेंट्स के साथ तो मेजर कंफ्यूजन था ब्रांचेस के बारे में। तो हमने हर एक फैकल्टी यानी जैसे कंप्यूटर साइंस, आईटी, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इन सब फैकल्टी में जो स्टूडेंट्स है या फिर जो पास आउट है ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, ऐसे स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल के साथ अपने ऐसे कॉमन जूम सेशंस रहेंगे जहाँ पे वो एक एक ब्रांच के स्टूडेंट्स या प्रोफेशनल्स आएंगे और आपको उनके पर्टिकुलर ब्रांच के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन देंगे कि उनके सब्जेक्ट्स क्या थे, उनको प्लेसमेंट कैसी हुई, करंटली वो जो जॉब कर रहे हैं वो वही डोमेन में कर रहे हैं, अलग डोमेन में कर रहे हैं, हाउ इज देयर सैलरी, हाउ इज द वर्क लाइफ बैलेंस। और ऑब्जेक्टिव इन सब सेशंस का ये है कि जब भी आप डिसीजन लेंगे आपके ब्रांच के बारे में, तो ये जो सब अपने 4-5 सेशन होंगे या उससे ज्यादा होंगे ब्रांच के बारे में, इससे आपको काफी इनपुट मिलेगा आपके ब्रांच सिलेक्ट करने में। तो दीज आर फ्यू टाइप्स ऑफ सेशंस। उसके अलावा जैसे हमारे मेंटर है, इनफैक्ट आज एक वीडियो आएगा हमारे मेंटर के साथ जो है मिस्टर अनूप यूसे, ही इज जॉइंट कमिश्नर इनकम टैक्स। तो हमेशा ये जो हमारे मेंटर है ये हमारे स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं। तो टू गिव यू अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट अनूप सर विजेटीआई पास आउट है, जीआरई में ऑल इंडिया टॉपर थे, उसके बाद कैट में आए, इंदौर में लगे थे, और फिर यूपीएससी ऑल इंडिया 20 रैंक थे, 220 रैंक थे। तो इनके साथ भी हमारा सेशन है जिसमें आप लोग सब रहेंगे जिन्होंने सर्विस ली है, और आप डेफिनेटली इनके साथ डायरेक्टली वन ऑन वन क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, नॉट जस्ट अबाउट इंजीनियरिंग बट अबाउट जीआरई, यूपीएससी, कैट, एनी एग्जामिनेशन, और उसकी प्रिपरेशन आप अभी से स्टार्ट कर सकते हैं। तो ऐसे भी सेशंस लाइंड अप है। और फाइनली जो एक चीज है जो हम देना चाहेंगे आपको, वो है कि जैसे मैंने बताया कि पायल मैम खुद यानी 12 साल से प्रोफेसर है और इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट पढ़ाती है। तो वो जो फर्स्ट ईयर आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है वो सब्जेक्ट्स भी आपको सिखाएंगे, मे बी जितने दिन में हो सकता है। तो वो हम शेड्यूल मैनेज करेंगे और ये सब चीजें हमें अदर देन व्हाट वी हैव प्रॉमिस्ड आपको देना है, ताकि आपको कुछ वैल्यू गेन हो ये पूरे सर्विस का। तो नाउ विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स स्टार्ट विथ द प्रोसेस। जब जैसे मैंने आपको बताया कि इंफॉर्मेशन ब्रोशर अभी आ चुका है, और इंफॉर्मेशन ब्रोशर वेबसाइट पे नहीं है बट ऑब्वियसली पब्लिक डोमेन में है, अवेलेबल है। तो इंफॉर्मेशन ब्रोशर में कुछ कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये चीजें अगर आपको भी पता रही तो आप जब मेरे साथ डिस्कशन करेंगे तो आपके जो यानी आपके लिए जो वैलिड पॉइंट्स है वो आपको पता रहेंगे। मे बी हो सकता है ये रूल आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो या फिर वो रूल आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। ये सब रूल्स मुझे तो पता है, बट अगर आपको भी पता रहे तो आपको उतना ही एडवांटेज होगा, और जो अपना डिस्कशन है वो भी क्वालिटेटिव होगा, और जो हम प्रेफरेंस फॉर्म बनाएंगे या फिर जो भी रूल्स लगाएंगे उसमें आपको सब पता रहेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। नहीं तो ऐसा रहेगा कि सिर्फ मैं कर रहा हूँ बट आपको उसका अता पता ही नहीं कि सर क्या कर रहे हैं। इसलिए आपको भी हर एक चीज का नॉलेज होना उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स स्टार्ट विद द इंफॉर्मेशन ब्रोशर। इंफॉर्मेशन ब्रोशर एक्चुअली बहुत बड़ा है, उसमें से मैंने ऑलरेडी काफी सारे पॉइंट्स जॉट डाउन करके रखे जो हमारे लिए डायरेक्टली इंपॉर्टेंट है। हम उस पर तो बात करेंगे ही करेंगे। ये सब इंफॉर्मेशन ब्रोशर, एफसी लिस्ट, एआरसी लिस्ट, और जितने भी सारे डॉक्यूमेंट्स आज मैं आपको दिखाऊंगा वो डायरेक्टली मैं आपके व्हाट्सएप या मेल भी करूंगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द इंफॉर्मेशन ब्रोशर। आई विल start the screen sharing now. Maybe I might not be visible but the documents would be visible. Okay, so this is visible, right? If anyone can reply, the document is visible. Yes sir. Okay, fine. Yes sir. Okay.
ठीक है, तो अभी ये डॉक्यूमेंट में बात करते हैं, डॉक्यूमेंट के बारे में। तो जैसे सबसे पहले दिख रहा है कि TFWS काफी लोगों ने लिया होगा या फिर लेना चाहते होंगे। तो मुझे सिर्फ इतना बताना है कि ये सब रूल्स तो पता है कि 5% सीट्स है उसके लिए, फैमिली इनकम शुड बी लेस देन 8 लाख रुपीज। बट देयर इज वन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो सब लोग मिस करते हैं, वो है कि द कैंडिडेट एडमिटेड अंडर दिस स्कीम शैल नॉट बी अलाउड टू चेंज इंस्टीट्यूशन कोर्स एट एनी स्टेज अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। यानी अगर आपको, जैसे इस बार इनफैक्ट अभी इस बार 2 ही राउंड है, तो अगर 2 राउंड के बाद अगर आप फुल फीस पे करके एडमिशन लेते हो, तो उसके बाद अगर आपकी एडमिशन TFWS में होती है तो यू कैन नॉट कैंसिल द सीट। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है ध्यान में रखने के लिए। अभी TFWS का टॉपिक निकला, इसलिए मैं बताना चाहूंगा कि जब हम प्रेफरेंस फॉर्म भरते हैं तो प्रेफरेंस फॉर्म में काफी ऑप्शंस है। जैसे वन प्रेफरेंस कैन बी 6006 21354, एंड उसी ब्रांच का अगर TFWS कोड आपको डालना है तो दैट इज 21354T। तो अगर आप चाहे तो TFWS डाल सकते हैं, अगर आप चाहे तो TFWS नहीं भी डाल सकते, और अगर आप चाहे तो दोनों डाल सकते हैं। बट ये जो रूल्स है इसके बारे में पता रहना चाहिए, क्योंकि अगर आपको एक पर्टिकुलर कॉलेज नहीं चाहिए तो उसको TFWS के थ्रू डालो ही मत, नहीं तो बहुत बड़ी रिस्क हो सकती है। So this is about a good change in TFWS. So I wanted to share it with you. Moving on, रिजर्वेशंस में जैसे काफी सारे जो स्टूडेंट्स है, पेरेंट्स है जिन्होंने मेरी सर्विस ली है, वो मे बी महाराष्ट्र के नहीं है, दे आर फ्रॉम गुजरात और मे बी कलकत्ता ऑल्सो। तो मुझे बताना है कि रिजर्वेशन इज ओनली फॉर महाराष्ट्र स्टूडेंट्स ओनली। तो अगर आप बाहर स्टेट से तो मे बी आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। दिस रिजर्वेशन, जितना भी रिजर्वेशन है 50%, वो सिर्फ महाराष्ट्र के लिए ही है। अभी हेलो ये सर। सब हेलो, हाँ, इफ यू कैन म्यूट योरसेल्फ प्लीज, म्यूट कीजिए सर, आपको। आई वांट टू आस्क अ डाउट। ओके डाउट, हाँ पूछिए ना। सर, जो JEE के थ्रू एडमिशन्स होंगे उसमें महाराष्ट्र के कैंडिडेट को OBC का रिजर्वेशन मिलेगा क्या सर? नहीं, देखिए, जो अगर आप JEE के थ्रू अप्लाई करते हैं, जो 15% सीट्स है JEE के, उसमें कोई रिजर्वेशन नहीं है। रिजर्वेशन सिर्फ महाराष्ट्र स्टेट सीट्स के लिए रहता है। JEE इज नॉट अ महाराष्ट्र स्टेट सीट्स। ओके, ओके, थैंक यू सर। ठीक है ना। अभी ये रिजर्वेशन का टेबल है, ये सबको पता ही है वैसे। SC के लिए 13%, ST के लिए 7%, NTA के लिए 3%, NTB 2.5, NTC 3.5, NTD 2.0 एंड OBC 19%। अभी ये सभी को पता है, बट मुझे सिर्फ NT वालों को स्पेसिफिकली बताना है। काफी लोग हैं NT वाले जिन्होंने सर्विस ली है। बहुत बार आपका रोटेशन वाइज रहता है, क्योंकि सीट्स इतने कम है रिजर्वेशन में कि हो सकता है पूरे NT के लिए अगर 2 ही सीट मिले, तो हो सकता है लास्ट ईयर इसको होंगी सीट, तो इस बार इसको 0-1-0 हो सकता है, इसको 0-1-0-1, इट डिपेंड्स, वो रोटेशन वाइज रहता है। ठीक है, इसलिए ऐसा नहीं कि लास्ट टाइम अगर NTB में इतने मार्क पे ये पर्टिकुलर सीट दी गई थी तो इस साल भी उतने मार्क पे दी जाएंगी, हो सकता है आपके लिए रिजर्वेशन ही ना हो। ठीक है, दिस इज अबाउट NT। मूविंग ऑन, डिफेंस में भी काफी लोग हैं जिन्होंने सर्विस ली है, तो 5% ऑफ द सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर डिफेंस। अभी डिफेंस वालों के लिए डिफेंस 1, 2, 3 है। वो चीजें मैं आपको एक्सप्लेन डिटेल में करूंगा बाद में। जिन्होंने डिफेंस लिया, आप मुझे स्पेसिफिकली कॉल कर सकते हैं, क्योंकि उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं ये सब मैं आपको डिटेल में बता सकता हूँ फिर। देन डिसेबिलिटी के लिए भी 5% है। तो एक्चुअली अगर देखा जाए तो बहुत सारे सीट्स रिजर्व है यहाँ पे। 50% सीट्स तो टोटल रिजर्वेशन को गए, 5% गए डिफेंस को, 5% गए डिसेबिलिटी को, तो 60% सीट्स तो एनीवेज यानी पूरे रिजर्वेशन को ही गए अभी तक। उसके बाद EWS जो हेलो प्लीज म्यूट कीजिए जो बात कर रहे हैं। उसके बाद जो EWS के लिए अप्लाई कर रहे हैं इस साल, उनके लिए 10% सीट्स है, 10% सीट्स। और ये जो सीट्स है ये एक्स्ट्रा है, यानी अगर टोटल 60 सीट रहेंगे कॉलेज में तो टोटल हो जाएगा 66, दैट इज 60 + 6, एंड 6% वुड बी फॉर EWS इन एडिशन। लाइकवाइज TFWS के भी जो थे वो 60 में से नहीं रहेंगे, वो 5% एक्स्ट्रा है, तो इट विल बी टोटल 69, दैट इज 60 सैंक्शन इनटेक, 10% फॉर EWS एंड 5% मोर फॉर TFWS। One more reservation is for orphan, which is 1%. Now ये सभी को पता है, but I would like to reiterate कि फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 30% सीट्स रिजर्व्ड है in each and every college in every branch। ठीक है, और कुछ कॉलेज तो सिर्फ गर्ल्स के लिए भी है, जैसे आपको कमिंस कॉलेज का पता होगा, इवन SNDT है। तो ये जो इंजीनियरिंग कॉलेज है यहाँ पे 100% सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर गर्ल्स। हेलो सर। यस,
सर वो EWS का क्राइटेरिया क्या होता है एलिजिबिलिटी? ओके, ईडब्ल्यूएस का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि सबसे पहले आप कोई रिजर्वेशन को बिलोंग नहीं करना चाहिए। सेकेंडली, आपका फैमिली इनकम शुड बी लेस देन 8 लाख रुपीज। थर्डली, आप फार्म 6 एकड़ से कम जमीन रहनी चाहिए और जो घर है वो 1000 स्क्वायर फीट से छोटा होना चाहिए। अगर ये सब EWS के लिए? ईडब्ल्यूएस के लिए। और TFWS के लिए? टीएफडब्ल्यूएस के लिए एक ही रूल है कि फैमिली इनकम शुड बी लेस देन 8 लाख रुपीज। तो सब कैटेगरी वाले अप्लाई कर सकते हैं उसमें। पर टीएफडब्ल्यूएस का कट ऑफ नॉर्मली हायर जाता है क्योंकि सब लोग एलिजिबल है उसमें। अगर आपको टीएफडब्ल्यूएस और ईडब्ल्यूएस में से सिलेक्ट करना है और अगर आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट मिलता है तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट ज़्यादा बेनिफिशियल है क्योंकि उसमें लोग कम रहते हैं और सीट ज़्यादा है। EWS में रिजर्वेशन नहीं चलती ना, ओपन रहना चाहता है। यस, ओके, ठीक है। मूविंग ऑन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑलमोस्ट सब लोग एलिजिबल है मुझे पता है, बट आई वुड जस्ट लाइक टू रीइटरेट कि पीसीएम जो है 12th का, पीसीएम दैट इज फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ऑफ 12th, इसमें आपको 135 मार्क्स से ज़्यादा चाहिए ओपन कैटेगरी के लिए, और अगर आप रिजर्वेशन है तो 120 मार्क्स चाहिए। अनफॉर्चुनेटली अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होता है तो आप केमिस्ट्री को रिप्लेस करते हैं वोकेशनल से। अगर आपका वोकेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स है, इट विल बी ऑब्वियसली आउट ऑफ 200, तो अगर आपके मार्क्स है मे बी 160 तो आप उसमें से 80 ले सकते हैं, और ये फिजिक्स अगर मे बी 35 सॉरी 50 है और वट एवर इट इज, तो इसकी टोटल जो है 135 आनी चाहिए। तो ठीक है, ये आपके लिए होपफुली इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि सब लोगों का क्राइटेरिया ऑलरेडी बन चुका है, बट दिस इज वन रूल। अगर ये रूल आप क्वालिफाई नहीं करते तो अनफॉर्चुनेटली आप इंजीनियरिंग नहीं कर सकते इस साल, और मे बी फ्यूचर भी। अगर आप करना चाहते हो आपको 12th फिर से देना पड़ेगा, पास होना पड़ेगा और 135 से ज़्यादा मार्क्स लाने पड़ेंगे। ठीक है, मूविंग ऑन। ये सब जो मैं स्किप कर रहा हूँ हमारे लिए नहीं है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे होटल मैनेजमेंट लिखा हुआ है या फिर बीटेक प्लानिंग है, तो दिस इज नॉट फॉर अस, दैट्स व्हाई आई एम स्किपिंग इट। अभी ये असाइनमेंट ऑफ मेरिट नंबर ये सब है, तो दीज आर ऑल टेक्निकल थिंग्स कि कंप्यूटर कैसा प्रीफर करता है, किसको मेरिट नंबर हायर देना चाहिए। अगर आप सब लोगों का, यानी 2 लोग हैं जिन लोगों को एग्जैक्टली 99.00 परसेंटाइल है, तो अगर रैंक किसको ज़्यादा मिलेगा तो वो डिपेंड करता है इन क्राइटेरियाज पे कि मैथ्स में किसको ज़्यादा मार्क है, फॉलोड बाय फिजिक्स केमिस्ट्री। तो ये सब प्रोसेस का पार्ट है जिसमें वैसे भी अपन कुछ ज़्यादा कर नहीं सकते, इसलिए डिस्कस करने में ज़्यादा पॉइंट है नहीं उसमें। Okay, so now comes the important part. Okay, so this is CAP, that is the central admission process. अभी कैप के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आएगा डिस्प्ले और पब्लिशिंग इंफॉर्मेशन ब्रोशर। जैसे ये जो इंफॉर्मेशन करेंटली आप देख रहे हैं ये अपने महाराष्ट्र सीईटी के वेबसाइट पे आएगा, दैट विल बी द फर्स्ट प्रोसेस। उसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा ऑनलाइन, जिसके डेट्स अभी तक आए नहीं है, तो जैसे डेट्स आएंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना शुरू होगा। अभी दिस इज अ इम्पोर्टेंट पॉइंट, the eligible candidates aspiring for admission on the basis of CET conducted by the competent authority of Maharashtra shall apply online for admission. Such candidates need not have to pay application fee. यानी जिन लोगों ने सीईटी के लिए अप्लाई किया है, एग्जाम दी है, उनको अलग से फी पे करने की जरूरत नहीं है अभी एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त। अभी कौन भरेंगे, तो जिन्होंने सिर्फ JEE दिया है और सीईटी एग्जाम नहीं दिया है, ये सब मोस्टली ओएमएस कैंडिडेट रहेंगे, आउटसाइड महाराष्ट्र स्टेट्स कैंडिडेट्स। तो इन लोगों को अगर अभी अप्लाई करना है सीईटी में तो वो कर सकते हैं, बट सिर्फ उन लोगों के लिए वो फी पे करना जरूरी है। ठीक है, तो अभी अगर ये बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं ऑब्वियसली कंपटीशन बढ़ जाएंगी, बट वो बात अलग है, ये हर साल होता है, बट दिस विल बी ओनली फॉर दी ऑल इंडिया सीट्स। अगर अभी कोई नए से भरता है तो उनको 800 रुपए भरने पड़ेंगे ओपन के लिए, कैटेगरी के लिए 600 रुपए। यहाँ पे लिखा है, हाँ अभी तक मेरा जिनके साथ भी डिस्कशन हुआ था, इनफैक्ट मे भी पायल मैम का भी हुआ था, तो उन्होंने बताया था कि फैसिलिटेशन सेंटर जो है वो ऑनलाइन है, पूरी प्रोसेस ऑनलाइन है। अभी ये इंफॉर्मेशन ब्रोशर में अलग दिया है
इसीलिए हमने 2-3 कॉलेज के फैकल्टीज और जो इंचार्ज है एफसी के उनके साथ भी बात की। तो उनका कहना ये था कि हमें जो ट्रेनिंग दी गई है वो इसकी है कि कंप्लीटली प्रोसेस ऑनलाइन है एफसी की, बट इंफॉर्मेशन ब्रोशर में अलग लिखा है। तो ये सब जो चीजें हैं ये आगे जाके डाउट क्लियर होंगे धीरे धीरे। करंटली जो इंफॉर्मेशन ब्रोशर के बेसिस पे मैं कहने वाला हूँ, यानी जो लिखा है वो मैं आपको बता सकता। होपफुली ये सब चीजें चेंज हो जाएंगी और ऑनलाइन रहेगा। और ये चीज ऐसा नहीं है कि जो चीज इंफॉर्मेशन ब्रोशर में दी है वो चेंज नहीं होती है। बहुत बार हमने देखा है कि बहुत सारे रूल्स चेंज होते हैं, बहुत सारे रूल्स में कंफ्यूजन रहता है और बहुत सारे मॉडिफिकेशंस होते हैं। सो आई स्टिल होप कि जो फैसिलिटेशन सेंटर की प्रोसेस है वो कम्प्लीटली ऑनलाइन रहनी चाहिए। बट मैं अभी फिलहाल जो बताने वाला हूँ वो इंफॉर्मेशन ब्रोशर में जो लिखा है उसके बेसिस पे है। तो इन्होंने लिखा है द लिस्ट ऑफ फैसिलिटेशन सेंटर शाल बी पब्लिश ऑन द वेबसाइट। तो फैसिलिटेशन सेंटर जो है उसकी लिस्ट मैं आपको बता देता हूँ। ओके, मे बी एंड में बता दो ताकि यानी सब चीजें मैं आपको साथ में बता पाऊँ। तो फैसिलिटेशन सेंटर की लिस्ट है अपने पास, एआरसी की लिस्ट है, वो मैं अभी आपके साथ शेयर भी कर दूंगा। तो ये जो फैसिलिटेशन सेंटर है इनका कहना है कि द कैंडिडेट आपको फैसिलिटेशन सेंटर में प्रोसेस करनी पड़ेगी। द लिस्ट ऑफ फैसिलिटेशन सेंटर शाल बी पब्लिश ऑन द वेबसाइट। द एफसी शाल फैसिलिटेट द कैंडिडेट टू फिल द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, स्कैन एंड अपलोड द रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स। यानी फैसिलिटेशन सेंटर के 2-3 काम है। सबसे पहला काम है कि आप डायरेक्टली वहां पे जाके भी एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं, बट ऑब्वियसली माय रिकमेंडेशन वुड बी कि आप वहां पे मत जाइए, क्योंकि अगर नॉर्मली भी प्रोसेस है और एफसी में ये काम होता है तो वहां पे बहुत ज्यादा रश रहता है। वहां पे इतना रश रहता है कि बेसिकली आपको 1-2 दिन लगता है आपका नंबर लगने के लिए। ये अगर आपको पूरी प्रोसेस वहां से करनी होगी तो इट इज बेटर, जैसे हमने आपको बताया कि ये पूरा काम हम ही करने वाले हैं आपका। आपके पूरे एप्लीकेशन फॉर्म हम भरेंगे, आपका पूरा डॉक्यूमेंट हम अपलोड करेंगे। और इफ इन केस फैसिलिटेशन सेंटर में जाने की जरूरत भी पड़ती है तो आपको सिर्फ जो रेडीमेड प्रिंटेड एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा वो लेके जाना पड़ेगा विथ योर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, और वो वहां पे सिर्फ वेरीफाई करेंगे। तो अगर आप पूरी प्रोसेस वहां पे करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम, एनर्जी, एफर्ट्स लगता है, तो वो मत कीजिए, वो आपका सब काम हम करेंगे। इन्होंने कहा है कैंडिडेट्स विल आल्सो बी एबल टू फिल द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड अपलोड द स्कैन डॉक्यूमेंट्स थ्रू द कंप्यूटर डिवाइस कनेक्टेड टू द इंटरनेट, बट इट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर अस। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू फिल इन द डिटेल्स एज पर इंस्ट्रक्शंस एंड अपलोड स्कैन इमेजेस। ये आपका पूरा काम हम करेंगे। कैंडिडेट कैन एडिट अपडेट द इंफॉर्मेशन इन हिज एप्लीकेशन फॉर्म। ओके, ठीक है, दिस कैन बी डन प्रीवियसली ऑल्सो। इसके बाद आपको एक प्रिंट आउट मिलेगा पूरा फॉर्म सबमिट होने के बाद। आपको सिर्फ ये प्रिंट आउट लेके और जो आपके डॉक्यूमेंट्स है उसके जेरोक्स कॉपीज लेके एफसी सेंटर जाना पड़ेगा, अगर एफसी सेंटर रहता है तो। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एट एफसी सेंटर बाय द कैंडिडेट और थ्रू द मेथड प्रिस्क्राइब्ड। यहाँ पे उन्होंने एक अलग क्लॉज दिया है, और थ्रू द मेथड प्रिस्क्राइब्ड, यानी हो सकता है वो अलग मेथड भी बताए, बट फिलहाल उनका कहना है कि स्टूडेंट को फिजिकली जाना पड़ेगा पर्सनली विद द डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एंड स्कैन कॉपीज। फिर एफसी का काम होने के बाद आता है मेरिट लिस्ट। जो सब लोग बोल रहे हैं कि मेरिट लिस्ट कब आएंगी, तो ऑब्वियसली ये जो पूरा काम होगा आपका एफसी सेंटर का, उसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट आएंगी। वो मेरिट लिस्ट में आपके अलग अलग मेरिट आएंगे, जैसे आपका ओपन रैंक, यूनिवर्सिटी रैंक, गर्ल्स मेरिट रैंक, TFWS रैंक, EWS रैंक एंड मेनी अदर्स रैंक लाइक ऑल इंडिया रैंक एंड ऑल। वो जो रैंक आएंगे उसके बाद इनफैक्ट जो बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है कि सर ये स्कोर पे कौन सा कॉलेज मिल सकता है, तो उसका आंसर रैंक के बेसिस पे ज्यादा प्रॉपरली प्रेडिक्ट करते आता है। नॉट परसेंटाइल पे काफी डिफिकल्ट है, बट रैंक पे काफी इजीली होता है वो। तो ठीक है, ये जो सब रैंक है आपके, ये तब आ सकते हैं, तब आएंगे यानी ARC प्रोसेस होने के बाद। इसमें इन्होंने 2-3 दिन का टाइम दिया है कि अगर आपको लगता है देयर इज सम प्रॉब्लम इन योर रैंक्स, कि आपका स्कोर ज्यादा अच्छा है बट आपका रैंक बहुत कम आया है, और मे बी आपके दोस्तों का स्कोर कम है बट रैंक ज्यादा है, तो यू कैन फाइल योर ग्रीवेंसेस इन द नेक्स्ट 2-3 डेज, और वो आपको रिजल्ट लगेंगे और आपका रैंक भी मॉडिफाई करके देंगे। मूविंग ऑन, उसके बाद आएगा आपका सीट मैट्रिक्स। सीट मैट्रिक्स मैं आपको अभी बताऊंगा, ये जो हमारा डिस्कशन है इसमें सीट मैट्रिक्स भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा डिटेल में। बट सीट मैट्रिक्स क्या रहता है, तो कौन से कॉलेजेस इस टाइम पार्टिसिपेट कर रहे हैं अपने CET एडमिशन प्रोसेस में, उन कॉलेजेस में कौन से ब्रांचेस है। जैसे इस साल नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंसेस, साइबर सिक्योरिटी,
इन सब ब्रांच मोस्टली ऐड होने वाले बहुत सारे कॉलेजेस में, तो हमें एग्जैक्टली तब पता चलेगा कि ये कौन से कॉलेजेस है जिनमें ये ब्रांचेस है, और उसका सीट डिस्ट्रीब्यूशन भी पता चलेगा कि कौन से कैटेगरी के लिए कितना है। ईडब्ल्यूएस जैसे हमको तो पता ही है कि 10% इज फॉर ईडब्ल्यूएस, 5% इज फॉर टीएफडब्ल्यूएस, बट ये जो एग्जैक्ट सीट डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें अदर देन होम यूनिवर्सिटी का है या फिर ओबीसी, एससी, एसटी, वो सब अपने को क्लियरली पता चलेगा। नेक्स्ट प्रोसेस एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज फिलिंग अप एंड कंफर्मेशन ऑफ ऑनलाइन ऑप्शन फॉर्म, जिसको हम प्रेफरेंस फॉर्म भी बोलते हैं। अभी ये उसके बाद रहेगा। आपको टाइम शेड्यूल भी मैं बताऊंगा, जैसे लास्ट ईयर का रेफरेंस लेके मेरे पास एक पीडीएफ है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि रफली टाइम शेड्यूल कैसा रहता है। बट ये ऑप्शन फॉर्म हमें भरना पड़ेगा। इसमें आपको हैविंग प्रेफरेंसेस ऑफ कोर्सेज एंड इंस्टीट्यूशंस, यानी ब्रांच और कॉलेज का कॉम्बिनेशन रहेगा। The option form, once confirmed by the candidate through their login, shall be considered for allotment in respective cap round. अभी इसका मीनिंग ये है कि ये राउंड 1 के लिए, ठीक है, यानी थोड़ा कंफ्यूजिंग सेंटेंस है। इसका मतलब ये नहीं है कि एक बार आपने भर दिया तो ये सब्सिक्वेंट राउंड के लिए सेम रहेगा। राउंड 2 के लिए मॉडिफाई कर सकते हैं हम, वो मैं आपको बताऊंगा, दैट इज रिटन इन द नेक्स्ट पेज। बट ये जो अगर एक बार आपने सबमिट कर दिया तो आप उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते, वो करंटली राउंड के लिए यूज होगा। जैसे मैंने बताया था कि मैक्सिमम 300 चॉइसेस आप डाल सकते हैं और मिनिमम 1, ठीक है, मिनिमम 1 एंड मैक्स 300। अगर आप इसके बीच में कुछ भी फिगर डालते हैं तो दैट इज अलाउड, ठीक है। अभी एक कॉलेज और एक ब्रांच है, उसके लिए 2 कोड रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने बताया स्टार्टिंग में भी कि अगर for example this is a code of COEP, this is 6006 stands for COEP। पहले के जो 4 कोड रहते हैं वो कॉलेज का कोड है, followed by 32160, मे बी दिस इज अ ब्रांच कोड। अगर ये इलेक्ट्रिकल का है तो दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ये जो कोड रहेगा, आई विल राइट इट हियर अगेन। ये एक पर्टिकुलर कोड है और इसका मीनिंग है सीओईपी की इलेक्ट्रिकल ब्रांच। और अगर यही कोड ऐसा लिखा जाए तो इसका मीनिंग है सीओईपी इलेक्ट्रिकल एंड टीएफडब्ल्यू, दिस इज टी, ठीक है। तो एक ब्रांच के 2 कोड रहते हैं, बट ऑब्वियसली इट इज योर चॉइस टीएफडब्ल्यू डालना है कि नहीं, वो बात अलग है। नाउ इन ऑर्डर टू पार्टिसिपेट इन कैप राउंड, आपको ये भरना मैंडेटरी है। अगर आप नहीं भरेंगे प्रेफरेंस फॉर्म तो आपका अलॉटमेंट नहीं होगा। ये आपके लॉगिन से भर सकते हैं या हम भरेंगे आपके लिए। तो आपका प्रेफरेंस फॉर्म आपके साथ जो भी मीटिंग्स रहेंगे, आपके जो भी रिक्वायरमेंट्स है, उसके बेसिस पे प्रेफरेंस फॉर्म बनेगा, आपके साथ डिस्कस होगा, और जब आप अप्रूव करेंगे तो हम आपके लॉगिन से उसको भरेंगे। बट यहाँ पे आपको पता, यानी यहाँ पे मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि ये सबमिट करने की पावर आप ही के पास में है, क्योंकि ओटीपी डाल के सबमिट करना पड़ता है। तो ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पे ही आता है, ठीक है। तो यू नीड नॉट टू वरी कि जो इन्फॉर्मेशन है वो बराबर है कि नहीं। आप 2-3 बार वेरीफाई कर सकते हैं, उसके बाद अपलोड और सबमिट कर सकते हैं। इट इज मैंडेटरी टू कंफर्म का मीनिंग क्या है? ओटीपी, यानी सिर्फ हमने भर दिया बट अगर आपने ओटीपी नहीं डाली तो कंफर्म नहीं होगा। ऑब्वियसली हम लॉगिन करके चेक करेंगे कि वो कंफर्म हुआ है कि नहीं। जब तक आपके पेज पे कंफर्मेशन नहीं आता है हम कंटिन्यूसली फॉलोअप लेते रहेंगे कि सर आपने ओटीपी नहीं डाला, प्लीज ओटीपी डालिए, इट इज हाई टाइम, क्योंकि आज लास्ट डेट है। जो भी है वो हम हमारा काम करेंगे, बट आप भी ध्यान रखिए कि ओटीपी डालना इज वेरी कंपल्सरी। उसके अलावा ये कंफर्म नहीं होता है फॉर्म। After confirmation of option form, the candidates will not be able to change the options. Now this is a modification. Actually last year तक अगर आप ऐसा था कि अगर आपने प्रेफरेंस फॉर्म भर दिया बट अगर आपको लगता है कि कुछ गलती है तो आप एफसी सेंटर पे जाके वो चेंज कर सकते थे, बट इस साल उन्होंने वो ऑप्शन नहीं दिया है। तो वी हैव टू बी वेरी कॉशियस। इन्होंने जैसे मेंशन किया कि प्लीज डोंट डिस्क्लोज योर एप्लीकेशन आईडी, प्लीज डोंट शेयर योर एप्लीकेशन आईडी विद योर फ्रेंड्स। जैसे मुझे पता है कि जब भी मैं काम करता हूँ सब लोगों का पासवर्ड सेम है, कैपिटल PASSWRD@123, ठीक है। अगर आप लोगों का ये पासवर्ड है तो प्लीज ऐसे इजी पासवर्ड मत रखिए, प्लीज चेंज पासवर्ड, क्योंकि ये पासवर्ड ऑलमोस्ट हाफ ऑफ महाराष्ट्र का है या फिर pass@123। तो प्लीज पासवर्ड थोड़े स्ट्रॉन्ग रखिए। The serial number block in the option form indicates preference of choice। तो जो जैसे आपका प्रेफरेंस फॉर्म रहेगा वहां पे ऐसा रहेगा 1 2 3 4 5, दिस इज सीरियल नंबर एंड दिस विल बी योर कोड, 9 डिजिट कोड।
and this serial number will be your preference number also. तो यहाँ पे इनका कहना है कि this number 1 should be the most preferred college and number whatever 300 should be the least preferred college. ठीक है, ऑब्वियसली ये सब हम आपको बना के देंगे, बट मैं सिर्फ डिस्कशन के लिए आपको बता रहा हूँ कि ये ऐसा रहना चाहिए. Candidates shall confirm and submit the online option form by re-entering the applicant ID and password. यानी जब आप जाएंगे सबमिट करने के लिए तो आपको एप्लीकेशन आईडी फिर से डालना पड़ेगा, पासवर्ड फिर से डालना पड़ेगा, उसके बाद ओटीपी आएंगी और उसके बाद आपका फॉर्म सबमिट होगा. सो देयर आर 2-3 लेवल्स ऑफ सिक्योरिटी विच इज गुड, ताकि कोई रैंडम बंदा आपका फॉर्म सबमिट ना कर दे. जैसे मैंने बताया, यू कैन फिल मिनिमम 1 एंड मैक्सिमम 300 ऑप्शंस. उसके बाद होगा आपका अलॉटमेंट, विच इज अलॉटमेंट फॉर कैप राउंड 1. अगेन इसके बाद 2 दिन मोस्टली गैप रहेगा, 2 दिन प्रोसेसिंग होगा और 2 दिन के बाद राउंड 1 का अलॉटमेंट होगा. अलॉटमेंट में आपको लिख के आएगा कि यू हैव बीन अलॉटेड प्रेफरेंस नंबर 4, और जो भी रहेगा प्रेफरेंस नंबर 4 XYZ कॉलेज XYZ ब्रांच, और उसमें आपको ये भी लिख के आएगा कि आपको कौन से टाइप की सीट अलॉट हुई है. जैसे फॉर एग्जांपल, इफ आई एम अ ओबीसी कैंडिडेट, स्टिल आई कैन गेट अ सीट ऑफ ओपन कैटेगरी, डिफेंस कैटेगरी, डिसेबल्ड कैटेगरी और मेनी अदर्स. क्योंकि अगर ये जो बाकी के कैटेगरी है इनमें अगर स्टूडेंट्स नहीं है तो दे विल ट्रांसफर सीट्स टू अदर कैटेगरीज. बट यू नीड नॉट टू वरी, आपको जो भी फीस रहेगी वो ओबीसी की ही रहेगी. सो यू विल गेट फी कंसेशन, और ऑब्वियसली यू विल बी गिवन प्रेफरेंस कि अगर आपको ओबीसी की सीट मिल सकती है तो वही देंगी, बट अगर नहीं मिलती है तो इसमें भी कंसिडर किया जाएगा आपको सीट दे सकते हैं कि नहीं दे सकते. ठीक है, तो आपका राउंड 1 का अलॉटमेंट होगा. उसके बाद रिपोर्टिंग एंड एक्सेप्टिंग दी ऑफर्ड सीट एट एआरसी रहेगा. एआरसी प्रोसेस, जैसे डिस्कशन में मैंने काफी लोगों को बताया था कि एआरसी भी ऑनलाइन होगा, बट करंट जो इंफॉर्मेशन ब्रोशर है उसके हिसाब से तो एआरसी भी ऑफलाइन है, बट इट इज सब्जेक्ट टू चेंज. इसलिए डोंट पैनिक नाउ, आई थिंक दिस विल डेफिनेटली चेंज, क्योंकि कोरोना इज अ सीरियस कंसर्न. तो फिलहाल मैं आपको इंफॉर्मेशन ब्रोशर के हिसाब से बता रहा हूँ. रिपोर्टिंग एंड accepting the offered seat at ARC by the candidate as per schedule declared by the competent authority. ठीक है, by the method, यानी बेसिकली एक शेड्यूल दिया जाएगा, वो शेड्यूल के हिसाब से आपको ARC को रिपोर्ट करना पड़ेगा. ये जो ARC और FC है, I will show the list, but every city have minimum 2-3 FCs and minimum 1 ARC. इसलिए आपको आपका जो सिटी है वो छोड़ के कहीं दूसरे सिटी में जाने की जरूरत नहीं है. Only after reporting to ARC, the candidate should report to the allotted institute. Can I, for example, if you think of freezing your college at round 1, which I don't recommend, तो in that case अगर आप सोचते कि आपको फ्रीज करना ही है तो पहले आपको ARC की प्रोसेस कंप्लीट करना है, उसी के बाद आप कॉलेज को जा सकते हैं. और सेम होगा राउंड 2 के लिए भी, आपको ARC जाना कंपलसरी है. आप डायरेक्टली कॉलेज जाके क्लेम नहीं कर सकते. अगर आप डायरेक्टली कॉलेज जाके क्लेम करेंगे तो वो आपको एंटरटेन नहीं करेंगे. ARC पे जाना कंपलसरी है, और ARC पे जाके आपको फीस पे करना भी कंपलसरी है. वो सब चीजें आपको बाद में बता दूंगी, यानी आगे के पेजेस में है. ठीक है, कंडक्ट ऑफ राउंड 1. द सीट्स अवेलेबल फॉर राउंड 1 शैल बी पब्लिश ऑन द वेबसाइट, जिसको बोलते हैं सीट डिस्ट्रीब्यूशन मैट्रिक्स. अभी तक आया नहीं है वो, इट विल कम सून. तो वो जितने भी सीट्स है उसमें वो आपको दिखाए जाएंगे. कैंडिडेट्स हुज नेम अपीयर इन द फाइनल मेरिट लिस्ट ऑफ कैप शैल बी एलिजिबल. तो जो लोग एप्लीकेशन फॉर्म की प्रोसेस कंप्लीट करते हैं उन्हीं का नाम फाइनल मेरिट लिस्ट में आता है. इसलिए याद रखिए कि हमें वो एप्लीकेशन प्रोसेस कंप्लीट करना ही है एट एनी कॉस्ट. ओके, ठीक है. ड्यूरिंग द कैप, अगर जैसे मैंने एक वीडियो भी बनाया था विच इज ऑन इंजीनियरिंग स्कैम, तो अगर आपको फर्स्ट प्रेफरेंस मिलता है तो वो ऑटो फ्रीज हो जाता है. तो प्लीज फर्स्ट प्रेफरेंस ऐसा ही डालिए कि विच इज मे बी योर ड्रीम कॉलेज, और अगर आपको लगा तो चलता है लाइक CUEP कंप्यूटर साइंस, अगर मिला तो उससे बेटर कुछ चीज नहीं है, या फिर VJTI कंप्यूटर साइंस. बट अगर नहीं मिला तो एटलीस्ट वो ऑटो फ्रीज नहीं होगा. इसलिए फर्स्ट प्रेफरेंस ऑलवेज एंश्योर कि ऐसा रहना चाहिए कि मे बी वो मिलेगा ही नहीं, या फिर मिला तो यू वुड लव टू डू योर इंजीनियरिंग देयर. ठीक है, अगर आपको फर्स्ट प्रेफरेंस मिलता है
तो इट इज ऑटो फ्रीज एंड यू विल हैव टू गो टू ARC एंड डू द एडमिशन रिपोर्टिंग प्रोसेस, और आपको सीट एक्सेप्टेंस फी भरनी पड़ेगी। इस साल जो सीट एक्सेप्टेंस फी है दैट इज 1000 रुपीज, ठीक है, 1000 रुपीज इज द सीट एक्सेप्टेंस फी, अनलाइक प्रीवियसली जहां पे 5000 रुपए रहते थे, तो विच इज अ गुड थिंग कि सिर्फ 1000 रुपए भरना है और आपकी सीट कंफर्म हो जाती है। तो अगर आपका ऑटो फ्रीज होता है या फर्स्ट प्रेफरेंस लगा, तो आपको ARC जाना पड़ेगा, ARC जाके आपको सीट एक्सेप्टेंस फी पे करनी पड़ेगी और आपके डॉक्यूमेंट्स वहां पे वेरीफाई करने पड़ेंगे। अगर आप ये नहीं करते हो तो योर सीट शैल स्टैंड फोर्टिफाइड, यानी अगर आपको प्रेफरेंस नंबर 1 लगा, आप नहीं करते हो फ्रीज, तो आपकी सीट चले जाएंगी एंड यू विल एंड फॉर सच कैंडिडेट्स द अलॉटमेंट सो मेड शैल बी फाइनल, यानी इसके बाद आप राउंड 2 में एंटरटेन नहीं किए जाएंगे। तो ये बहुत रिस्की चीज है प्रेफरेंस नंबर 1 लगना। प्लीज प्रेफरेंस नंबर 1 ऐसा डालिए, या फिर ऑब्वियसली मैं तो डालूंगा ही डालूंगा, बट आप भी इंश्योर कीजिए कि ऐसा डालना है कि वो हमें लगना नहीं चाहिए, या फिर लगा तो दैट इज द बेस्ट वन। नाउ फॉर कैंडिडेट्स जिनको फर्स्ट नहीं लगा है बट अदर देन 1 प्रेफरेंस लगा है, तो they have an option either to freeze or not. So I will read the statement. Candidate who have been allotted the seat other than first preference given by the candidate, and if the candidate is satisfied with such allotment and do not wish to participate in further cap round, they can freeze. यानी फॉर एग्जाम्पल आपको प्रेफरेंस नंबर 1 to 300 में से प्रेफरेंस नंबर 10 लगा एंड यू आर वेरी हैप्पी विथ इट, और अगर आप चाहते हैं इसको फ्रीज करना तो आप फ्रीज कर सकते हैं उसको। उसके लिए अगेन आपको जाना पड़ेगा कैप में ARC जाना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, आपको फीस पे करनी पड़ेगी और आपकी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएंगी। अगर आप वो नहीं करते फ्रीज करने के बाद, तो आप आगे राउंड में एलिजिबल नहीं रहेंगे, ठीक है। स्टूडेंट्स शैल नॉट बी एंटरटेन फॉर अदर राउंड, और वो सीट भी चले जाएंगी। अगेन अगर आप फ्रीज करते हो तो आपको जो मैंने कहा 1000 रुपए के आपको ये करना पड़ेगा ऑनलाइन पेमेंट, और आप डायरेक्टली इंस्टीट्यूट को रिपोर्ट कर सकते हैं वो केस में। नाउ द थर्ड केस सिनेरियो जो मोस्टली हमारे लिए एप्लीकेबल है, कैंडिडेट्स हु हैव बीन अलॉटेड सीट अदर देन फर्स्ट प्रेफरेंस and accepted the seat by reporting to ARC for confirmation of seat acceptance as per the method prescribed by the competent authority shall be eligible for participation in subsequent round for betterment। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ये हमारे लिए पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें फर्स्ट यानी हमें ऑब्वियसली प्रेफरेंस नंबर 1 नहीं लगा है, 1 to 300 में से बीच में कुछ तो प्रेफरेंस लगा है, और हमें वो एक्सेप्ट करना है। मींस क्या कि हमें वो फ्रीज नहीं करना है। अभी तक जिनसे भी मेरी बात हुई थी उनको मैंने बताया था कि फ्रीज, फ्लोट, स्लाइड ऐसे 3 ऑप्शन हैं। तो इस साल उन्होंने 2 ही ऑप्शन दिए, इधर फ्रीज या फिर एक्सेप्ट। तो एक्सेप्ट में फ्लोट और स्लाइड दोनों ऑप्शन एक ही इसमें आ गए, ठीक है। तो अगर आपको प्रेफरेंस नंबर 5 लगता है और आपको वो सीट रिजर्व करके रखना है, तो यू विल गो टू ARC, आपकी प्रोसेस कंप्लीट करेंगे एंड यू विल स्टिल बी एलिजिबल फॉर फर्दर राउंड्स, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। आपको कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें? ओके, आई होप देयर इज नो कंफ्यूजन, ठीक है। अगर कोई कंफ्यूजन, यस प्लीज। सर मेरा ऑडियो क्लियर नहीं आई थी मुझे। वो सी पॉइंट जो है, कैंडिडेट्स हु हैव बीन अलॉटेड सीट अदर देन फर्स्ट प्रेफरेंस, वहां से मुझे ऑडियो आई नहीं। ठीक है, मैं रिपीट करता हूँ। अभी ऑडियो आ रही है आपको? ठीक है। तो सी पॉइंट जो है, इसका सिंपल मीनिंग ऐसा है कि हमें नहीं, आवाज आ ही नहीं रही। बाकी लोगों को आवाज आ रही है? यस सर, यस आ रही है। ओके, तो मे बी देयर इज प्रॉब्लम एट योर एंड, ठीक है। अगर आप मुझे पर्सनली कॉल कर लेंगे तो हम क्लियर कर लेंगे वो, ठीक है। आई विल जस्ट रिपीट इट वंस अगेन फॉर एवरीवन्स कन्वीनियंस। अगर आपको प्रेफरेंस नंबर 1 नहीं मिला है एंड यू वांट टू रिजर्व दैट सीट, तो हम उसको ARC पे जाएंगे, अपनी प्रोसेस कंप्लीट करेंगे एंड वी विल बी एलिजिबल फॉर राउंड 2 विच इज द बेस्ट केस सिनेरियो, और मैक्सिमम लोग यही करने वाले हैं, ठीक है। अगर आपको यस मैम, यस मैम। सर ARC पर जाकर एक्सेप्ट करने के बाद में ARC पर जाके फीस भी पे करना पड़ेंगे 1000? एक्चुअली वो मैं आपको बताऊंगा आगे, बट एक्चुअली वो ऑनलाइन पेमेंट है,
तो वो जो ऑनलाइन पेमेंट है वो आप घर पे बैठ के ही कर सकते हैं। आपको जो प्रिंट आउट आएंगी सीट कंफर्मेशन की, सिर्फ वो प्रिंट आउट और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके आपको एआरसी जाना है। ओके। पेमेंट आपको एआरसी पे जाके नहीं करना है, दैट इज एन ऑनलाइन प्रोसेस जो अपने लॉगिन पे ही आएगा। ठीक है, ओके ओके। नाउ पॉइंट नंबर डी। फ्रीज के लिए भी पेमेंट करना है, देखिए, एक्सेप्टेंस के लिए भी पे करना है ऐसा? हाँ ठीक है, ओके, मैं क्लियर करता हूँ कंफ्यूजन। देखिए, आपके पास सबसे पहले तो दो ऑप्शन है, एक तो फ्रीज है, नहीं तो एक्सेप्ट करना है। अगर आप फ्रीज करते हैं तो भी आपको 1000 रुपीज का पेमेंट करना पड़ेगा और आपको एआरसी पे जाना पड़ेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। वो होने के बाद आप इंस्टीट्यूट पे जाएंगे और फीस पे करेंगे। ठीक है। अगर आप एक्सेप्ट करते हैं तो आपको 1000 रुपए पे करना पड़ेगा, एआरसी पे जाना पड़ेगा, एंड यू विल बी एलिजिबल फॉर द नेक्स्ट राउंड। तो जो फ्रीज वाले लोग हैं वो तो डायरेक्टली बाहर निकल गए प्रोसेस के, वो तो डायरेक्ट कॉलेज में जाके एडमिशन ले लेंगे। बट जो एक्सेप्ट करते हैं सीट, वो नेक्स्ट राउंड के लिए एलिजिबल रहेंगे। अभी जब नेक्स्ट राउंड में उनको कुछ भी लगता है तो उनको फिर से एआरसी जाने की जरूरत नहीं है। एआरसी एक ही बार जाते हैं हम, फिर वो फ्रीज के लिए हो सकता है या फिर सीट एक्सेप्टेंस के लिए हो सकता है। ओके, नाउ पॉइंट नंबर डी। Candidate who have been allotted seat other than first preference and not accept the seat by not reporting to ARC for the confirmation of seat acceptance shall be eligible for participation in subsequent round. यानी इसका मीनिंग है कि अगर आपको पर्टिकुलर प्रेफरेंस लगा है, या कोई म्यूट कर सकता है कि इसका आवाज आए? ओके, तो अगर आपको प्रेफरेंस नंबर 40 लगा है और आप उसमें इंटरेस्टेड हो ही नहीं, तो आप कंप्लीटली इग्नोर कर सकते हैं फ्रीज करना या फिर एक्सेप्ट करना। ठीक है, एंड स्टिल यू विल बी एलिजिबल फॉर द नेक्स्ट राउंड। द ओनली कंडीशन इज कि आपको प्रेफरेंस फॉर्म फ्रेश भरना पड़ेगा। फ्रेश भरना पड़ेगा, उसका मीनिंग क्या है? कैन यू जस्ट म्यूट हु इज, किसका चालू है प्लीज, कैन यू म्यूट दैट? ओके, तो दो ऑप्शन है। देखिए, अगर कोई कैंडिडेट राउंड 1 में एक्सेप्ट करता है सीट और वो राउंड 2 में जाता है, तो उसके पास दो ऑप्शन है, एक तो एडिट कर सकता है या फिर पुराना भरा हुआ प्रेफरेंस फॉर्म डायरेक्टली कैरी फॉरवर्ड कर सकता है। बट जिन लोगों ने सीट रिजेक्ट की है, ऑप्शन नंबर डी यूज किया है, तो उन लोगों को फ्रेश प्रेफरेंस फॉर्म भरना कंपलसरी है। आई होप दिस डाउट इज क्लियर। एक्सक्यूज मी सर। यस यस यस, बोलिए ना। हाँ ये सर, आपने बताया कि वो फ्रीज वाला ऑप्शन कॉलेज फाइनलाइज एंड इंस्टीट्यूट करने के लिए, राइट? राइट। और एक्सेप्ट वाला मतलब हमें जो अलॉटेड कॉलेज मिला है फर्स्ट प्रेफरेंस या दूसरा, मतलब वो 10th होगा या 40, तो फिर उसके लिए हमें एक्सेप्ट करना है और एआरसी जाके वो डॉक्यूमेंट्स कुछ तो आपने बोला फीस, हाँ, तो उससे हम राउंड 2 के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, राइट? एग्जैक्टली, यस। और ये जो आपने लास्ट मतलब एक अब भी एंड को कहा, वो क्या था? मतलब कि अगर हम मतलब सीधे बताता हूँ, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जो लास्ट पॉइंट है कि फॉर एग्जांपल अगर प्रेफरेंस नंबर कुछ लगा है आपको 40 और आप इंटरेस्टेड नहीं हो वो प्रेफरेंस में, तो आप रिजेक्ट कर सकते हैं वो सीट। रिजेक्ट यानी कुछ भी मत कीजिए, एआरसी पे भी मत जाइए, फ्रीज मत कीजिए, सीट एक्सेप्ट मत कीजिए, पेमेंट मत कीजिए। ठीक है, जस्ट सीट आइडल, और उसके बाद जब भी राउंड 2 होगा उसमें आप फ्रेश प्रेफरेंस फॉर्म भर सकते हैं। ओके सर, ओके सर, ओके फाइन। तो मूविंग ऑन, अभी तो सर एक डाउट है इसमें कि लेट्स से मेरा जितना राउंड, लेट्स से फर्स्ट राउंड में, सेकंड राउंड में जितने बार मुझे जो चॉइसेस, मेरा चॉइस का कॉलेज या ब्रांच नहीं मिला, उतने बार मुझे वो एप्लीकेशन फॉर्म एडिट करके सेव करना पड़ेगा, सबमिट करना पड़ेगा क्या? ओके, आई विल एक्सप्लेन सर। सबसे पहले तो जैसे इस बार 2 ही राउंड बताया उन्होंने, ठीक है, ऑफिशियल कैप राउंड 2 ही बताए, तो उस केस में आप सबसे पहले तो राउंड 1 के लिए प्रेफरेंस फॉर्म भरने वाले हैं, विच इज कंपलसरी। अगर आपको लगा कि ये मुझे नहीं चाहिए, तो आप राउंड 2 के लिए फ्रेश प्रेफरेंस फॉर्म भरेंगे। तो बेसिकली आप 2 ही बार प्रेफरेंस फॉर्म भर सकते हैं। और राउंड 2 के तो रूल्स हमने अभी तक देखे नहीं है, तो मैं आगे आपको बताऊंगा कि राउंड 2 के रूल्स क्या है। बट अगर उसके बाद जो भी वैकेंसी राउंड होगा, एडिशनल राउंड होगा, तो उसके लिए नया प्रेफरेंस फॉर्म रहेगा, बट प्रोसेस विल स्टॉप एट राउंड 2। ये सब चीजें मैं आपको बताऊंगा आगे, बट करंटली हमें सिर्फ ये समझना है कि राउंड 1 में अगर आप नहीं लेते हैं, तो राउंड 2 के लिए आपको नया से प्रेफरेंस फॉर्म भरना जरुरी है। सर राउंड 2 ला कट ऑफ वाढतो असं मी ऐकलंय, तर ते
नाउ दिस इज सब्जेक्ट टू द कॉलेज। बहुत सारे कॉलेज में कम भी होता है, कुछ कुछ कॉलेज में बढ़ता भी है, तो दिस इज सब्जेक्ट टू द कॉलेज। इसका कोई ऐसा प्रॉपर लॉजिक नहीं है एक्चुअली। इनफैक्ट मेरे हिसाब से कट ऑफ कम होना चाहिए, क्योंकि राउंड 2 में जैसे मैंने बताया कि कुछ कुछ सीट्स जो है, जैसे डिफेंस कैटेगरी है, डिसेबल्ड है, या फिर एसटी है, जो जिस ऐसे कैटेगरी है जहाँ पे लोग मिलते नहीं है, तो इन कैटेगरी के सीट्स बाद में वो ओपन ओबीसी बाकी कैंडिडेट्स के लिए अवेलेबल करते हैं। तो टेक्निकली कट ऑफ शुड कम डाउन, बट फिर भी ऑब्जर्व किया गया है कि कुछ कुछ कॉलेज में बढ़ता है, तो इट इज सब्जेक्ट टू डिस्कशन। हेलो यस सर, मेरा ये डाउट था कि अगर हम सीट एक्सेप्ट करते हैं ओके तो क्या वो रिजर्व्ड रहेगी, मतलब हम सेकेंड Okay. राउंड के बाद उस सीट को वापस ले सकते हैं? ठीक है, गुड क्वेश्चन, आई विल आंसर योर क्वेश्चन। तो फॉर एग्जांपल अगर मुझे प्रेफरेंस नंबर 10 लगा है और मैंने वो सीट एक्सेप्ट की है, देन आई विल गो टू राउंड नंबर 2। राउंड नंबर 2 में क्या होगा कि प्रेफरेंस नंबर 1 to 9 के लिए सिस्टम चेक करेगी कि मुझे कुछ बेटर कॉलेज मिल सकता है क्या। ठीक है, अगर आपने 100 प्रेफरेंसेस डाले थे, मुझे 10 नंबर का अलॉट हुआ है, तो 11 to 100 जो है वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएंगे, क्योंकि वो अभी उससे कम प्रेफरेंस वाले हैं, राइट। तो उसका वो कुछ काम के नहीं हमारे लिए। तो राउंड 2 में सिर्फ 1 to 9 कंसीडर किया जाएगा। अगर आपको 1 to 9 में बेटर कॉलेज लगता है, अज्यूम कीजिए प्रेफरेंस नंबर 5 लगता है, तो आपको नया अलॉटमेंट होगा और 10 जो है वो ऑटोमेटिकली चला जाएगा। बट अगर आपको 1 to 9 में से कुछ भी अलॉटमेंट नहीं होता है, तो 10 वाला आपका कंटिन्यू हो जाएगा राउंड 2 में। इज दैट क्लियर? हेलो सर यस सर। ओके 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 ओके, आई नो कि बहुत सारे क्वेश्चंस है। शाल आई जस्ट फिनिश दिस टू, यानी जो आगे के कुछ डाउट्स है, मे बी उसमें आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे आगे के पॉइंट्स में। उसके बाद हम जितने भी क्वेश्चन है सब आंसर करेंगे। आई एम हियर फॉर द एंटायर डे, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड द रूल्स फर्स्ट। नाउ कंडक्ट ऑफ कैप राउंड 2। सीट्स अवेलेबल फॉर राउंड 2 शैल बी पब्लिश ऑन द वेबसाइट। ठीक है, अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे समझना कि हमारे वेबसाइट पे एक नया मैट्रिक्स आएगा, मैट्रिक्स नहीं बोलूंगा मैं उनको, बट वैकेंसीज अवेलेबल फॉर राउंड 2 नाम की एक पीडीएफ आती है। ठीक है, अभी बहुत सारे लोग ये पीडीएफ को लेके कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज इसलिए होते हैं कि उनको लगता है कि सिर्फ जितने सीट्स ये पीडीएफ में दिए हैं वही अवेलेबल है क्या। फॉर एग्जाम्पल, जैसे फॉर एग्जाम्पल देयर इज वन कॉलेज, मे बी लेट्स अज्यूम पीवीजी। अगर पीवीजी में सीएस के सिर्फ 2 सीट्स दिखाए उन्होंने, विच इज वैकेंसी फॉर राउंड 2, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ 2 सीट्स अवेलेबल रहेंगे। वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये जो प्रोसेस है, इट इज अ डायनामिक प्रोसेस। डायनामिक प्रोसेस का मीनिंग क्या है कि फॉर एग्जांपल मुझे पीवीजी सीएस आईटी मिला है राउंड 1 में, और अगर मैं अपडेट होता हूँ राउंड 2 में, फॉर एग्जांपल मुझे लगता है पीआईसीटी का ईएनटीसी, तो ये सीट वैकेंट हो जाएंगी और यहाँ पे वैकेंसी 3 हो जाएंगी। लाइकवाइज और किसी का अपडेट हो जाता है तो वो 4 हो जाएंगे। तो इसलिए ये जो वैकेंसी सीट्स दिखाते हैं ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर किसी कॉलेज में 0 भी सीट्स वैकेंट है, स्टिल अगर आपको वो कॉलेज और वो ब्रांच पसंद है तो आपने अप्लाई करना ही चाहिए, क्योंकि दिस इज अ डायनेमिक प्रोसेस। ठीक है, बट स्टिल इन्होंने दिया है कि द सीट्स अवेलेबल फॉर राउंड 2 शैल बी पब्लिश ऑन द वेबसाइट। द कैंडिडेट्स एलिजिबल फॉर राउंड 2 आर अलाउड टू फिल इन एंड और एडिट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट हियर कि राउंड 1 में हमने जो प्रेफरेंस फॉर्म भरा है, अभी हम वो कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, या फिर एडिट करके नए प्रेफरेंसेस भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। और कैंडिडेट्स एलिजिबल फॉर राउंड 2 आर अलाउड टू फिल इन और एडिट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल इन बाय द कैंडिडेट्स फॉर द प्रीवियस राउंड। ठीक है, ठीक है, अभी कौन कौन लोग एलिजिबल, उन्होंने बताया कि जो लोग फ्रीज नहीं करेंगे वो एलिजिबल है, या फिर जिन लोगों को सीट नहीं मिली थी वो एलिजिबल है, या फिर जिन लोगों ने रिजेक्ट की वो भी एलिजिबल है। ठीक है, द इम्पोर्टेंट पॉइंट हियर इज कि यहाँ पे जो सीट्स अवेलेबल आते हैं तो लेट्स नॉट वरी अबाउट देम, बिकॉज दिस इज अ डायनेमिक प्रोसेस। वी आर एलिजिबल टू एडिट द फॉर्म विच वी हैव अप्लाइड इन द प्रीवियस राउंड, तो दैट इज इंपॉर्टेंट। और कौन एलिजिबल नहीं है, तो सिर्फ जिन लोगों ने फ्रीज किया राउंड 1 में वो एलिजिबल नहीं है, बाकी सब लोग एलिजिबल है। ओके, यहाँ पे कैंडिडेट्स हु हैव बीन अलॉटेड सीट अदर देन द फर्स्ट प्रेफरेंस
and reported to ARC for confirmation of seat. Just hold on. बेसिकली ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मुझे आपको बताना है कि अगर मुझे PVG IIT लगा लास्ट राउंड में, जो मेरा प्रेफरेंस नंबर 10 था, आपको प्रेफरेंस नंबर 2 में फिर से वो प्रेफरेंस नंबर 10 डालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ऑब्वियसली ये तो मैं ऑब्वियसली आई विल बी फिलिंग दिस फॉर्म, बट हमेशा मुझे कॉल बैक आता है कि सर आपने तो वो डाला ही जो हमें लगा है, तो वो हम डाल नहीं सकते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी सिस्टम में एंटर्ड है, तो हमारे पास वो पावर नहीं है फिर से डालने की। ओके, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमारा डाउट था, स्टूडेंट ने पूछा था। वंस अपवर्ड प्रेफरेंस इज अलॉटेड टू सच कैंडिडेट्स, हिज अर्लियर सीट अलॉटमेंट shall stand automatically cancelled. In the event no such upward preference is allotted, his previous allotment stands retained. यानी अगर आपको नया प्रेफरेंस नहीं मिलता है राउंड 2 में, तो आपका पुराना वाला रिटेन रहेगा, यू विल रिटेन दैट। और अगर आपको ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो जाता है तो प्रीवियस वाला कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपका जो डाउट था ये स्टेटमेंट में क्लियर हो चुका है। ठीक है, दिस इज एन इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, पॉइंट नंबर सी, कि राउंड 2 इज फाइनल दिस टाइम, there shall be no further betterment option available to the candidate after round 2. The allotment made and or allotment retained in round 2 for participating candidates in round 2 shall be final. यानी आपको राउंड 2 में जो भी मिला है वो फाइनल है, आपको वो इंस्टीट्यूट में जाके रिपोर्ट करना जरूरी है। यानी फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी 2-3 कंफ्यूजन है, वो मैं आपको दूर कर देता हूँ। सबसे पहले अगर आपको राउंड 1 में आपने ये किया, एक्सेप्ट किया, फ्रीज नहीं किया और ARC की प्रोसेस कंप्लीट कर ली, तो अपन राउंड 2 में आ जाते हैं। राउंड 2 में ऑटोमेटिक फ्रीज है, तो आपको ARC फिर से जाने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर से ARC जाते हैं, बट फिलहाल यानी जो मेरा अपडेट है, करंट अपडेट, उसमें आपको जाने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली इंस्टीट्यूट को रिपोर्ट कर सकते हैं और सीट ले सकते हैं। रिपोर्ट करने के लिए आपको ऑब्वियसली जो भी फीस पे करना है वो करना पड़ेगा और डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा। ओके, तो बहुत सारे लोगों ने एरर किया उनका फॉर्म भरते टाइम, ठीक है, यानी उनका कैटेगरी, माइनॉरिटी, ट्राइब सर्टिफिकेट, ये सब जो चीजें एरर हुई है, आपके पास 2 ऑप्शन है। फर्स्ट इज एप्लीकेशन फॉर्म में आप इसको रेक्टिफाई कर सकते, और सेकंड है ARC। इन 2 जगह पे आप रेक्टिफाई कर सकते, बट ARC इज नॉट अ गुड चॉइस। एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम ही आपके जो भी एरर हुए है वो रेक्टिफाई करना जरूरी है। आपको जो भी फाइनली इंस्टीट्यूट अलॉट हुआ है वहां पे आपको जाना पड़ेगा आपके शेड्यूल के हिसाब से, और वहां पे सीट लेना कंपलसरी है। अगर आप नहीं करेंगे तो वो आपकी सीट चले जाएंगे। हाँ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनफैक्ट मुझे आपको बताना है। ये पॉइंट अभी आपके लिए जरूरी नहीं है, बट 4 साल बाद जरूरी है कि आप कॉशन मनी देते हैं। जब इंस्टीट्यूट को आप ज्वाइन करते हैं तो कॉशन मनी देते हैं। ये कॉशन मनी 5,000 से लेकर 10,000 के रेंज में रहता है, कभी कभी ज्यादा भी रह सकता है। तो कॉशन मनी, जैसे इनफैक्ट मुझे भी याद नहीं मैंने मेरा कॉशन मनी वापस लिया है क्या कॉलेज से, और मेरे किसी भी दोस्त ने नहीं लिया। तो ये जो कॉशन मनी रहता है ये हम एडमिशन के टाइम पे भरते हैं, और कॉलेज इज सपोज टू रिटर्न इट बैक टू यू, बट इसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। So if the candidate does not apply for refund within 3 complete financial years after the student actually leaves the institution, or within 3 complete financial years after the date of successful completion of the course, whichever is earlier, the amount of caution money deposited shall be transferred to the students aid fund. आपको नहीं मिलेगा, बट अगर आपको ये चाहिए तो याद रखिए कि आपकी इंजीनियरिंग होने के बाद इमीडिएटली ये जो कॉशन मनी डिपॉजिट है इसके लिए अप्लाई कीजिए और आपको पैसा रिफंड आ जाएगा। सब लोग भूल जाते हैं, बट प्लीज याद रखिए कि ये पैसे वापस मिलने चाहिए आपको। ओके, अभी ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है OMS लोगों के लिए कि जिन्होंने CET नहीं दी है, बट वो सिर्फ 15% महाराष्ट्र के जो JEE सीट्स है उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो वो जो एप्लीकेशन है वहां पे फर्स्ट प्रेफरेंस वुड बी गिवन टू JEE स्कोर, JEE मेन स्कोर, सी द अलॉटमेंट टू दिस सीट्स आर विद। हेलो सर, वो क्वेश्चन मनी की बात पे डिस्कनेक्ट हो गया था सर, आवाज नहीं आ रही थी क्वेश्चन मनी के बाद से।
ठीक है, बस वही था, क्वेश्चन मनी आपको लेना है, वापस कलेक्ट करना है कॉलेज से, उसके बाद वैसे कुछ पॉइंट नहीं बताया मैंने इंपॉर्टेंट। तो वो क्वेश्चन मनी जो भी आप देंगे कॉलेज को 5,000 10,000 रुपए, तो वो वापस लेना है इंजीनियरिंग होने के बाद, नहीं तो भूल जाते सब लोग, 90% लोग भूल जाते उसको। अभी ये जो पॉइंट है ये है जेडब्ल्यू के लिए कि जेडब्ल्यू का जो अलॉटमेंट होगा उसमें प्रेफरेंस वुड बी गिवन टू जेडब्ल्यू स्कोर और उसके बाद सीईटी स्कोर। आप पूछेंगे कि जेडब्ल्यू में कैसे क्या सीईटी स्कोर आ गया, तो अभी ये जो ओएमएस कैंडिडेट है दे आर अलाउड टू गिव सीईटी एग्जामिनेशन, बट उनका सीईटी का स्कोर सिर्फ जो 15% जेडब्ल्यू के लिए सीट्स रिजर्व्ड है उसी के लिए कैलकुलेट किया जाता है, बट अगेन द प्रेफरेंस वुड बी गिवन टू जेडब्ल्यू मेन स्कोर। ठीक है, अभी माइनॉरिटी के लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि काफी सारे पेरेंट्स मुंबई से है और मुंबई में बहुत सारे जो अच्छे कॉलेजेस है वो माइनॉरिटी कॉलेज है, जैसे थर्डमल सानी, विवेकानंद, डीजे सांघवी, केजे सोमैया तो नहीं रहा, बट साबू सिद्दीकी, लोकमान्य सॉरी ठाकुर, बहुत सारे ऐसे कॉलेज, अच्छे कॉलेज, माइनॉरिटी कॉलेज है। और बहुत सारे नॉन माइनॉरिटी स्टूडेंट्स भी माइनॉरिटी कॉलेज के लिए अप्लाई करने वाले हैं। तो माइनॉरिटी के कोटा का अलॉटमेंट कैसे होता है उसका लॉजिक यहाँ पे दिया है कि स्टेज 1 इज द सीट्स अंडर माइनॉरिटी कोटा इन द माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट लिंग्विस्टिक minority institution linguistic or religious shall be allotted to the respective minority candidates। अगर वो नहीं रहते और अगर सीट्स वैकेंट रहते then shall be allotted to the Maharashtra state candidates, और अगर वो भी नहीं मिलते तो ऑल इंडिया कैंडिडेट्स। ठीक है, बट बेसिकली देयर इज स्टिल अ स्कोप फॉर महाराष्ट्र कैंडिडेट जो नॉन माइनॉरिटी है। Reporting to the institutes, which is the important point. Candidates shall confirm the admission by paying the requisite amount of fee and by submitting the required documents in original to the respective institutes, which is very obvious। अगर आप इसमें फेल होते हो तो आपका क्लेम चला जाएगा वो सीट के लिए। और दिस इज अ गुड पॉइंट कि अगर आपने कहीं और एडमिशन लेके रखी है फिलहाल, फॉर एग्जांपल अगर आपका नरसिंह मंजी में एडमिशन हुआ है और अगर आपको सीईटी में बेटर कॉलेज मिला है और आपके डॉक्यूमेंट्स वहां पे है, तो आप जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट से वहां उनसे एक लेटर ला सकते हैं कि मेरे डॉक्यूमेंट्स फिलहाल नरसिंह मुंजी में है और मुझे प्लीज टाइम दिया जाए। तो आपको 4 दिन मिलेंगे, 4 दिन में आप वो डॉक्यूमेंट्स ला सकते हैं और आपके एडमिशन कंफर्म कर सकते हैं। लाइकवाइज जिन लोगों को एनआईटी आईआईटी में मिला है और उनको भी करना है वो भी कर सकते हैं। ठीक है, नाउ सम जनरल पॉइंट्स। ठीक है, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया, ड्यूरिंग द अलॉटमेंट ऑफ एनी स्टेज द कैंडिडेट में गेट अपवर्ड शिफ्ट इन द अलॉटमेंट विद रेफरेंस टू द ऑप्शंस फॉर्म फिल्ड बाय द कैंडिडेट अकॉर्डिंग टू द अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स एट पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, अगर किसी पेरेंट्स को लग रहा है कि मैं बहुत फास्ट जा रहा हूँ या फिर अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। जब भी हमारा पर्सनल काउंसलिंग सेशन रहेगा आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग टू यू अगेन, तो कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल जितना समझ रहा है समझ लीजिए। आई एम ऑलवेज अवेलेबल देयर टू सॉल्व ऑल ऑफ योर डाउट्स। ठीक है, जो मैंने बताया था कि दिस इज अ डायनामिक प्रोसेस, उसका आंसर है यहाँ पे। ड्यू टू द अपवर्ड शिफ्ट the seat filling vacant shall be considered for allotment in the further iterations of the same stage as per the provisions of the state of allotment। तो अगर किसी जो वैकेंसी आएगा, वैकेंसी मैट्रिक्स, उसमें किसी कॉलेज को 0 भी सीट्स है तो डोंट वरी, आप उसको अप्लाई कीजिए। डायनामिक प्रोसेस है, वैकेंसी क्रिएट होती है। अलॉटमेंट अगेंस्ट द फर्स्ट अवेलेबल राउंड वुड बी फाइनल, तो हमें पता है। नो पर्सनल कम्युनिकेशन होगा, यानी आपका जो भी अलॉटमेंट होता है वो आपको खुद चेक करना पड़ता है। आपके केस में हम खुद आपको इन्फॉर्म करेंगे हर एक चीज में कि आपका अलॉटमेंट हुआ है, आपको ये चीज करनी है। बाय द वे मुझे आपको ये बताना है कि आपको एक एक स्टेप पे हमारे यहाँ से फीडबैक आएगा, कॉल आएगा, मैसेज आएगा, व्हाट्सएप आएगा कि सर अभी प्रोसेस में ये हो चुका है, आपका फॉर्म हमने भरा है, अभी इसका अलॉटमेंट ये डेट को है, अलॉटमेंट हो चुका है, आपको XYZ कॉलेज मिला है, अभी आपको ARC जाना है या फिर जो भी करना है, एक एक स्टेप पे आपको हमारे यहाँ से अपडेट मिलेगा। इसलिए यू नीड नॉट टू वरी अबाउट दिस पर्सनल कम्युनिकेशन, इट इज आवर जॉब टू कम्युनिकेट यू पर्सनली अबाउट ईच एंड एवरी अपडेट। बट CET विल नॉट डू दैट। CET एक्सपेक्ट करते हैं कि आपका काम है एक एक चीज चेक करना, एक एक शेड्यूल फॉलो करना। अगर आपको ड्रीम कॉलेज मिला है बट अगर आप ARC की प्रोसेस वो जो 2-3 दिन में करते नहीं है तो वो आपकी सीट चले जाएंगी और गवर्नमेंट उसके लिए कुछ नहीं करेगा। बट डोंट वरी, आपके केस में विल डू इट ऑल फॉर यू। एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमेशा हमें
लेटर मिलता है, जैसे सीट अलॉटमेंट लेटर। फॉर एग्जांपल अगर आपको पर्टिकुलर कॉलेज अलॉट होता है तो आपको लेटर मिलता है, आपको एआरसी जाते हैं, एआरसी के प्रोसेस के बाद भी लेटर मिलता है, और जब आप कॉलेज में जाते हो पूरी फीस पे करते हो उसके बाद भी आपको सीट एक्सेप्टेंस लेटर मिलता है। तो हमेशा इंश्योर कीजिए आप जहां कहाँ जाते हैं वहां से आपको लेटर कलेक्ट करना कंपलसरी है, नहीं तो ऐसा हो जाएगा कि आपने पैसे दे दिए बट उस चीज का कुछ आपके पास प्रूफ ही नहीं है, आपने सीट एक्सेप्टेंस का प्रूफ ही नहीं है। इसलिए हमेशा हर जगह से लेटर लेना कंपलसरी है। कैंडिडेट हु हैज बीन अलॉटेड अ सीट शैल डाउनलोड द प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर। ये कब का है? राउंड 1 का अलॉटमेंट होने के बाद की बात चल रही है यहाँ पे। फॉर सीट एक्सेप्टेंस कैंडिडेट हैज टू पे सीट एक्सेप्टेंस फी थ्रू ऑनलाइन मोड ऑफ पेमेंट, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग एक्सेट्रा, और द मोड डिस्क्राइब्ड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। ठीक है। सीट विल बी कंफर्म बाय द एआरसी आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। ठीक है। The center in charge shall issue the online receipt of seat acceptance। ये रिसिप्ट कलेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये रिसिप्ट कलेक्ट नहीं करते तो फाइनल जब आप एडमिशन लेंगे तो प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये सब चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। मूविंग ऑन, जैसे मैंने बताया था कि इस बार सिर्फ 1000 रुपए भरने हैं। द सीट एक्सेप्टेंस फी शाल बी 1000 रुपीज ओनली, नॉट 5000 रुपीज एज लास्ट ईयर। ऑल द एडमिटेड कैंडिडेट्स एंड द सेम शाल बी ट्रीटेड एज नॉन रिफंडेबल एंड प्रोसेसिंग चार्जेस। ठीक है। तो लास्ट ईयर ऐसा रहता था कि जो 5000 में से 1000 रुपए प्रोसेसिंग चार्जेस रहते थे और बाकी जो 4000 थे वो डायरेक्टली आपके फीस में से माइनस होते थे। तो इस साल इनफैक्ट ज्यादा सिंपल है, क्योंकि लास्ट ईयर बहुत सारे लोग जो एडमिशन कैंसिल करते थे तो उनको काफी 1-2 महीने रुकना पड़ता था वो 4000 रुपए का चेक आने के लिए। तो दिस टाइम इट इज मच इजियर। 1000 रुपए अगर आप सीट नहीं लेते तो आपके 1000 रुपए चले जाएंगे। ठीक है। फेलियर टू रिपोर्ट फॉर सीट एक्सेप्टेंस एज पर द मेथड प्रिस्क्राइब्ड बाय द कॉम्पिटेंट विल बी कंसीडर्ड। अगर आप रिपोर्ट नहीं करते तो वो कंसीडर किया जाएगा कि आपने रिजेक्ट कर दी है सीट। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कैंडिडेट हु वांट्स टू रिजेक्ट द अलॉटेड सीट कैन डू सो बाय नॉट रिमिटिंग द सीट एक्सेप्टेंस फी। यानी अगर आपको नहीं चाहिए सीट तो एआरसी का प्रोसेस मत कीजिए और आप फ्रेश सबमिट प्रेफरेंस फॉर्म अपलोड कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। ठीक है। जो बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन था कि सर इस साल इंस्टीट्यूट लेवल कोटा वैकेंसी सीट एडिशनल राउंड होगा कि नहीं, तो गवर्नमेंट ने ऑफिशियली बताया कि ऑब्वियसली ये होगा ही होगा। बट गवर्नमेंट ने इनफैक्ट बहुत अच्छे से किया है कि गवर्नमेंट ने बोला कि एडमिशन शाल बी मेड इन अ ट्रांसपेरेंट मैनर। ठीक है। ट्रांसपेरेंट मैनर का उसका मीनिंग ऐसा है कि गवर्नमेंट का कहना है कि हर एक इंस्टीट्यूट ने इंफॉर्मेशन ब्रोशर निकालना चाहिए, जो भी इंफॉर्मेशन है वो पब्लिकली अवेलेबल करनी चाहिए, और जो भी अलॉटमेंट है वो रैंक के बेसिस पे करना चाहिए। तो दिस इज वेयर वी हैव अ ह्यूज एडवांटेज, क्योंकि वी विल मेक श्योर दैट हम आपको जितने भी इंस्टीट्यूट लेवल सीट्स के फॉर्म आ रहे हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन देंगे, जितने भी वैकेंसी सीट्स है, एडिशनल राउंड है या फिर सीट्स अगेंस्ट कैंसिलेशन के फॉर्म है वो हम भरेंगे। और गवर्नमेंट ने ऑब्वियसली बताया तो इट विल बी डन इन अ वेरी ट्रांसपेरेंट मैनर। इंस्टीट्यूट शाल इनवाइट एप्लीकेंट्स, ये जो जब भी इनवाइट करते हैं हम भरेंगे, एंड नोटिफाई द शेड्यूल। तो अभी नॉर्मली कैसा है, ये जो शेड्यूल है, जैसे अभी करंटली अगर मैं आपको बताऊं तो पीआईसीटी का फॉर्म आ चुका है। अगर आप पीआईसीटी के वेबसाइट पे जाएंगे तो उन्होंने कहा है कि वी नीड एप्लीकेंट आईडी। नाउ दिस एप्लीकेंट आईडी वुड बी जनरेट आफ्टर यू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है। तो ये जो भी अप्लाई करेंगे हम पीआईसीटी या फिर दूसरे बाकी सब कॉलेजेस को, तो वो आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद होगा। उसके नाउ वन मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट कि ये जो इन्फॉर्मेशन है इंस्टीट्यूट कोटा वैकेंसी सीट राउंड, ये हम सब लोगों को नहीं दे रहे, जो अपनी सर्विस दे रहे सिर्फ उन्हीं को दे रहे। तो आप लोग भी किसी के साथ शेयर मत कीजिए, क्योंकि अगर आप शेयर करेंगे तो आप ही की कंपटीशन बढ़ने वाली है। ठीक है। द लेसर द कंपटीशन द बेटर इट इज। तो ये सब हम भरेंगे। ठीक है। दीज पॉइंट्स आर नॉट दैट रिलेवेंट। ये इंपॉर्टेंट है। ऑल द एडमिशंस एंड कैंसिलेशन शाल बी अपडेटेड इंस्टेंटली थ्रू ऑनलाइन सिस्टम। जैसे फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर का बताता हूँ, जैसे हम पीआईसीटी में गए थे जब काउंसलिंग राउंड था, फिजिकल काउंसलिंग राउंड, तो वहां पे डायरेक्टली वो आपको बुलाते थे और कुछ तो आपको ऑनलाइन कार्ड पेमेंट करना पड़ता था, इनिशियल जो 5000 10,000 सीट एक्सेप्टेंस फी, और वहां से आपको वो एक फी रिसीप्ट देते थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू उन्होंने रिसीप्ट जनरेट करना चाहिए और आपको देना चाहिए।
कोई भी अगर आप इंस्टीट्यूट लेवल राउंड अटेंड करते हैं तो विदाउट सीट एक्सेप्टेंस फॉर्म बाहर मत निकलिए। सिर्फ पैसे दे दिए यानी आपका काम हुआ, ऐसा नहीं है। यू नीड दैट सीट एक्सेप्टेंस फॉर्म, तभी आपको सीट मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। ना ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है खास करके कैटेगरी वालों के लिए। If any cap seats remains or becomes vacant after the cap rounds, then the same shall be filled by the candidate from the same category. यानी जो वैकेंसी राउंड आएगा या फिर एडिशनल राउंड आएगा तो वो सेम कैटेगरी के स्टूडेंट्स को एलिजिबल रहेंगे। यानी फॉर एग्जांपल ओबीसी की सीट है और राउंड 1 राउंड 2 में वो सीट वैकेंट रहेगी, तो जो एडिशनल राउंड रहेगा वो सेम कैटेगरी के लिए रहेगा, यानी ओबीसी के लिए वो फीस सीट आएंगी। और ऑब्वियसली अगर ओबीसी के लिए सीट है तो आपको ओबीसी का फी कंसेशन भी मिलेगा। सॉरी ये थोड़ा लेक्चर ज्यादा बड़ा हो रहा है। मैंने पेरेंट्स को 2 बजे तक का टाइम बताया था, बट अगर कोई पेरेंट्स बिजी है, वो जाना चाहते तो प्लीज आप जा सकते हैं। आई विल मेक श्योर कि मैं आपको बाकी सब चीजें डिटेल में बताऊंगा। आई नो कि आपका शेड्यूल बिजी है, बट बाकी जो लोग अवेलेबल है तो प्लीज आप सुन सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज क्लियर। आपको जो भी कैटेगरी का बेनिफिट है वो वैकेंसी राउंड एडिशनल राउंड में भी मिलेगा। नाउ द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट इज कैंसिलेशन ऑफ एडमिशन। जैसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर आप इंस्टीट्यूट लेवल सीट्स के बारे में बात करते हैं, वैकेंसी राउंड, एडिशनल राउंड, सीट्स अगेन कैंसिलेशन, इन सब चीजों के बारे में बात करते हैं, बट हमें हमारा फीस वापस मिलेगी क्या? तो दैट्स व्हाई दिस पॉइंट नंबर 15 इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस फॉर अस। कैंसिलेशन ऑफ एडमिशन एंड रिफंड ऑफ फीस, ठीक है, एंड रिटर्न ऑफ डॉक्यूमेंट्स। आपने राउंड 1 के बाद फॉर एग्जांपल फ्रीज करके कोई कॉलेज ले लिया, आपने पूरे फीस भर दिए, आपने डॉक्यूमेंट्स भी दे दिए, या फिर ऑप्शन नंबर 2, राउंड 2 के बाद तो कंपलसरी एडमिशन लेना ही है, तो आपने राउंड 2 के बाद इंस्टीट्यूट को रिपोर्ट किया, पूरे फीस दे दिए, डॉक्यूमेंट्स दे दिए और आपने एडमिशन ले ली। अगर उसके बाद आपका अलॉटमेंट होता है किसी कॉलेज में थ्रू मे बी इंस्टीट्यूट लेवल सीट्स या वैकेंसी राउंड, काउंसलिंग राउंड या सीट्स अगेंस्ट कैंसिलेशन, तो यू कैन कैंसिल योर सीट्स। ठीक है, इन दैट केस इंस्टीट्यूट शाल रिफंड द एंटायर फीस टू द कैंडिडेट्स आफ्टर डिडक्टिंग 1000 रुपीज। सिर्फ 1000 रुपए माइनस होंगे, जो कि प्रोसेसिंग चार्जेस है, वो तो ठीक है। एंड रिटर्न ऑल हिज हर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स सबमिटेड टू द इंस्टीट्यूट विद इन 2 days from submission of the duly signed copy of system generated application to the institute. I will re-explain this. जैसे हमारा लॉगिन है, जैसे अभी हम एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो हमें लॉगिन मिलेगा फिर से, तो ये लॉगिन में लेफ्ट हैंड साइड में बहुत सारे टैब्स रहते हैं। उस टैब में एक टैब है रिक्वेस्ट फॉर कैंसिलेशन ऑफ एडमिशन। तो पहले तो प्लीज ये टैब ऐसा मत क्लिक कीजिए, क्लिक करने के पहले 10 बार सोचिएगा, नहीं तो जैसे मैंने वीडियो बनाया था, जो एक लड़का है बेचारे की IIT इलेक्ट्रिकल की सीट चलेगी, आपकी भी चले जाएगी, तो प्लीज वो मत कीजिए। अगर आपको इंस्टीट्यूट लेवल सीट्स, वैकेंसी राउंड, काउंसलिंग राउंड में नई सीट मिली है, यानी इफ यू हैव गॉट अ न्यू सीट विच इज अ कंफर्म सीट, आपके पास उसका प्रिंट आउट है, इन दैट केस ओनली क्लिक दैट लिंक, और वो लिंक क्लिक करने के बाद आपको एक प्रिंट आउट मिलेगा। वो प्रिंट आउट आपको लेके जाना पड़ेगा कॉलेज के पास, प्रिंसिपल को सबमिट करना पड़ेगा, प्रिंसिपल उसको साइन करेगा और उसी के बाद आपकी सीट कैंसिल होगी। ठीक है, एंड आपको सिर्फ 1000 रुपए कटेंगे, आपको 2 दिन में आपके पूरे डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे। तो दिस इज अ वेरी गुड प्रोसेस। अभी ये कब तक कर सकते हैं हम? तो टिल द लास्ट डेट ऑफ एडमिशन, दैट इज द कट ऑफ डेट ऑफ एडमिशन। अभी कट ऑफ डेट तो फिलहाल इस साल आई नहीं है, बट आई एम श्योर कि वो बहुत लेट रहती है, 1 महीना बाद की। लास्ट ईयर का भी मैं आपको रेफरेंस दूंगा। ठीक है, अभी इसमें देखिए यहाँ पे दिया है कि कट ऑफ डेट के पहले वो कर सकते हैं आप। अभी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि द कॉलेज कैन नॉट रिफ्यूज टू रिटर्न सच डिग्री सर्टिफिकेट्स एंड मनी। ठीक है, और कॉलेज शाल नॉट एंटाइटल्ड टू रिकवर द फीस ऑफ द सब्सिक्वेंट ईयर्स। यानी कॉलेज के पास बिल्कुल भी कुछ भी पावर नहीं है, इसलिए ऐसा कॉलेज आपको बोल नहीं सकता कि नहीं सर अगर आपको जाना है तो पूरे 4 साल की फीस दो, दैट इज नॉट पॉसिबल। कॉलेज ये नहीं बोल सकता कि आपको हम डॉक्यूमेंट्स नहीं देंगे, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। तो हियर द पावर इज विद स्टूडेंट्स, द पावर इज विद पेरेंट्स। तो बिल्कुल आप डरने की जरूरत नहीं है, इंफॉर्मेशन ब्रोशर में डायरेक्टली दिया है। अगर आपको बेटर सीट लगती है तो आप वो सीट ले सकते हैं और आपको पूरे पैसे मिल जाएंगे। ओके, तो दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट।
नाउ चेंज ऑफ कोर्स ऑफ इंस्टीट्यूट, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमें ब्रांच चेंज करना है, या फिर मे बी हम इस साल ENTC लेते हैं, अगले साल CSIT के लिए ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने दिया है, गवर्नमेंट ने रूल कि it should be allowed to do so in the same institution subject to the availability of seats, and changes will be carried out on the basis of the marks of the first year। यानी बेसिकली आपको टॉपर रहना पड़ेगा आपके ब्रांच में, और आपको जो ब्रांच में जाना है वहां पे वैकेंसी रहनी चाहिए। इन दैट केस आपकी ब्रांच चेंज हो सकती है। कॉलेज चेंज होना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, इसलिए वो पॉइंट कुछ इंपॉर्टेंट है भी नहीं। ठीक है, ये तो डॉक्यूमेंट्स का है। जैसे इन्होंने कुछ बताया कि candidates are required to upload all original documents in support of the claim at the time of filling of the application form of admissions। बट मुझे पता है कि कुछ कुछ पेरेंट्स के पास अभी तक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो दैट इज फाइन। जैसे डॉक्यूमेंट्स का जो एक अलग PDF है वो भी मैं सेंड करूंगा। उन्होंने ऐसा बताया कि इफ इन केस यू डोंट हैव एनी डॉक्यूमेंट, तो आप ला सकते हैं उसको टिल द लास्ट डेट ऑफ रिपोर्टिंग फॉर राउंड 1। आई विल राइट इट हियर। है ना, अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है फिलहाल, तो आप उसकी रिसिप्ट अपलोड कर सकते हैं, बट यू हैव टू गेट द डॉक्यूमेंट टिल द लास्ट डेट ऑफ रिपोर्टिंग ऑफ राउंड 1। यानी बेसिकली आप जब ARC जाएंगे, तो ARC जाते वक्त आपके पास वो डॉक्यूमेंट रहना कंपलसरी है। मेरे हिसाब से ARC जाने के लिए फिर अभी से 20 दिन बाकी है, तो आगे के जो 20 दिन है उसमें आप अपने डॉक्यूमेंट लाना जरूरी है। The candidate shall carry the original documents for scrutiny and verification। ठीक है, और ये बाकी उन्होंने बताया कि जो स्कैन कॉपी है वो 150 DPI रेजोल्यूशन में रहना चाहिए, फाइल साइज 1 MB से अंदर रहना चाहिए। ठीक है, तो these are the formats which we have to follow। Now apart from this, quickly I will tell you documents because I know I am taking too much of your time, but जो कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स है उसमें है SSC मार्कशीट। अभी इसमें मार्कशीट लिखा है, बट आई थिंक SSC सर्टिफिकेट ज्यादा अच्छा डॉक्यूमेंट है क्योंकि उसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन है। उसके बाद 12th की मार्कशीट जो आपको कॉलेज ने दी है, JEE की मार्कशीट का प्रिंट आउट, यानी यू कैन लॉग इन योर अकाउंट एंड टेक द प्रिंट आउट। ठीक है, उसके बाद दिस इज योर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या TC बोलते हैं बहुत सारे लोग उसको। दिस इज योर नेशनलिटी एंड डोमिसाइल विच इज अ कंपलसरी डॉक्यूमेंट। पॉइंट नंबर 6 इज नॉट अप्लीकेबल टू अस। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर टाइप A कैंडिडेट्स, यानी जिनका डोमिसाइल महाराष्ट्र का है, इसलिए बाकी चीजें उनके लिए अप्लीकेबल नहीं है। अभी अगर आप SC या ST कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी आपको चाहिए। अगर आप VJ, DT, NTA, NTB, NTC, NTD, OBC, SBC को बिलोंग करते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट, वैलिडिटी एंड नॉन क्रिमिनल वैलिड अप टू 31 मार्च 2021। ठीक है, EWS का तो सर्टिफिकेट सबको पता है कि EWS का अलग से सर्टिफिकेट है, वो लाना जरूरी है। एक्स सर्विसमैन का मैं आपको डिटेल में बाद में बताऊंगा क्योंकि थोड़ा ज्यादा डॉक्यूमेंट्स है उसमें। बाकी जो चीज है उसमें TFWS बचा है, आई विल जस्ट कवर दैट। TFWS में जैसे मैंने बताया कि इनकम सर्टिफिकेट चाहिए स्टेटिंग की फैमिली इनकम इज लेस देन 8 लाख रुपीज। ठीक है, बहुत इजी है TFWS का सर्टिफिकेट मिलना इनफैक्ट। तो अगर आप एलिजिबल है तो आप ले सकते हैं, वी कैन अप्लाई थ्रू TFWS ऑल्सो। और अगर आप माइनॉरिटी के लिए तो द स्ट्रॉन्गेस्ट डॉक्यूमेंट इज TC, बट उसमें लिखा रहना चाहिए कि आपकी मदर टंग हिंदी है या फिर आपका जो भी रिलीजन है उसमें लिखा रहना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली अगर नहीं है तो उसके भी ऑप्शंस है, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, नाउ दीज थिंग्स। ठीक है, लास्ट फाइनल पॉइंट इज हॉस्टल अकोमोडेशन। हॉस्टल का अकोमोडेशन सब कॉलेज में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यू कैन आस्क अस एंड वी विल लेट यू नो कौन से कॉलेज में हॉस्टल है, कौन से कॉलेज में हॉस्टल नहीं है। ठीक है, तो एंड में जो है वो प्रोफार्मा दिए गए हैं बहुत सारे, बाकी सब चीजें इतने इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। तो ये प्रोफार्मा है। अभी ये प्रोफार्मा किसके लिए इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले जो डिफेंस वाले हैं, ठीक है, डिफेंस वाले, आप ये प्रोफार्मा आपको लाना पड़ेगा साइन करके, तब आप डिफेंस में कंसिडर किए जाएंगे। अगर आप अगेन दिस इज वन मोर प्रोफार्मा फॉर डिफेंस, then there is one important proforma is okay, this is proforma O for minority community self declaration। अगर आपके पास TC में लिखा नहीं है कि आप XYZ माइनॉरिटी को बिलोंग करते हो
तो आप ये जो प्रोफार्मा है वो 100 रुपीज के पेपर पे एफिडेविट करके ला सकते हो एंड इट विल बी कंसिडर्ड एज अ लीगल डॉक्यूमेंट। ठीक है, जैसे एफसी सेंटर जो मैं अभी तक बता रहा था, एफसी सेंटर, तो ये एफसी सेंटर की एक लिस्ट है, ये पिछले साल की लिस्ट है, इस साल की लिस्ट अभी आना बाकी है, बट ये सेंटर चेंज नहीं होते, तो सेम सेंटर रहेंगे। ये सब लिस्ट मैं आपको मेल करूंगा, तो आप टेंशन मत लीजिए। विजेटिया में जैसे सॉरी मुंबई में विजेटिया है, सरदार पटेल है, SNDT, ICT, VIT वडाला, रामराव अधिक, देयर आर मेनी सेंटर्स। ठीक है, तो आपको ऐसा कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपके घर के आजू बाजू रहने ही वाले। लाइकवाइज ARC की लिस्ट है, ARC सेंटर्स भी रहेंगे, इन सब के कॉन्टेक्ट नंबर्स भी है यहाँ पे। इनफैक्ट अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो डायरेक्टली आप कॉल कर सकते हो, इन लोगों को बात कर सकते हो, या फिर आप मुझे कॉल कर सकते हो। आई विल मेक श्योर कि आई आंसर ऑल योर क्वेरीज। तो हियर इज एन एग्जांपल ऑफ सीट डिस्ट्रीब्यूशन मैट्रिक्स। आई थिंक कि सीट डिस्ट्रीब्यूशन मैट्रिक्स बहुत डिटेल है, इसको इनफैक्ट मैंने आराम से बाद में कवर करना चाहिए, बट टू गिव यू एन एग्जांपल, जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ऑफ इंजीनियरिंग अमरावती है, और यहाँ पे दिस इज द चॉइस कोड, जैसे मैं बता रहा था कि यू हैव अ चॉइस कोड लाइक दिस, और उसी का ये TFWS का चॉइस कोड, यहाँ पे T है एंड में। यहाँ पे 60 सीट्स है, गवर्नमेंट कॉलेज है इसलिए माइनॉरिटी के 0 सीट्स है, ऑल इंडिया के 0 सीट्स है, इंस्टीट्यूट के 0 सीट्स है। तो JEE के बेसिस पे गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन नहीं हो सकती है, विच इज ऑल इंडिया। मैनेजमेंट कोटा भी नहीं है गवर्नमेंट में, और माइनॉरिटी भी नहीं है। सब के सब सीट्स जो है वो महाराष्ट्र सीट्स है। अभी इसमें ये फिजिकली डिसेबल्ड है, डिफेंस है, और जैसे मैंने बताया था कि देखिए NTB में कभी 0 सीट्स है, कभी 1 सीट्स है, तो ये रोटेशन वाइज है। कभी कभी OBC में 8 है, कभी SC BC के लिए अलग से है, तो दीज ऑल आर डिफरेंट क्लासिफिकेशन। तो ये सीट डिस्ट्रीब्यूशन मैट्रिक्स इनफैक्ट आई विल एक्सप्लेन इन डिटेल, क्योंकि अगर मैं अभी बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको दे दूंगा तो आपको मे बी इतने समझ में नहीं आएंगे और ज्यादा कंफ्यूजन होगा। तो लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप। ये है लास्ट ईयर का शेड्यूल, तो दिस इज जस्ट फॉर रेफरेंस, क्योंकि आपको एक आइडिया आ जाएंगे कितने दिन लगते हैं पूरा शेड्यूल होने के लिए। तो जैसे एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए उन्होंने 6 दिन दिए था, विच आर वेरी लेस, बट ठीक है, हो जाता है काम। उसके बाद इन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 6 दिन दिए थे। उसके बाद मेरिट लिस्ट आती है 2-3 दिन बाद, फिर ग्रीवेंसेस का 2 दिन है, फिर फाइनल मेरिट लिस्ट ग्रीवेंसेस होने के बाद, फिर सीट डिस्ट्रीब्यूशन मैट्रिक्स, और फिर एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए 2-3 दिन। तो आपकी प्रोसेस अगर 24 तारीख को स्टार्ट हुई तो आप प्रेफरेंस फॉर्म भरते हैं 6 तारीख को। दैट इज रफली यू गेट मे बी 10 to 12 days प्रोसेस स्टार्ट होने के बाद। तो यू हैव सफिशिएंट टाइम टू थिंक, और ये टाइम में हम ऑब्वियसली ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, आपका प्रेफरेंस फॉर्म बनाएंगे, एडिट करेंगे, मॉडिफाई करेंगे, सब करेंगे। उसके बाद अलॉटमेंट होता है 10 तारीख को, और आपको रिपोर्ट करना पड़ता है राउंड 1 को फ्रॉम 11 to 18, सॉरी फ्रॉम 12 to 19। ठीक है, तो 19 इज द डेट, यानी आपका स्टार्ट हुआ था 24 तारीख को, और आपका राउंड 1 का जो रिपोर्टिंग है 19, यानी ऑलमोस्ट 1 महीने बाद। यानी फॉर एग्जांपल अगर 5 दिसंबर को चालू होता है तो आपका राउंड 1 का, यानी अगर आपको राउंड 1 में फ्रीज करते हो आप, तो कॉलेज लेंगे 5 जनवरी को, ये अकॉर्डिंग टू लास्ट ईयर रेफरेंस। फिर से जो वैकेंसी सीट है जैसे मैंने बताया वो राउंड 2 को डिक्लेयर होगा। दिस इज ऑफ नॉट मच इंपॉर्टेंस टू अस, क्योंकि अगर उसमें 0 भी सीट है तो स्टिल विल अप्लाई फॉर दैट कॉलेज। फिर राउंड 2 के लिए हम अप्लाई करेंगे, राउंड 2 का अलॉटमेंट होगा, और फिर राउंड 2 का रिपोर्टिंग होगा। ठीक है, तो अगेन ये 26 तारीख। ठीक है, तो ये रफली है चीजें जो मुझे आपको बतानी थी। वी विल अगेन हैव अ लॉट ऑफ सेशंस। आई होप कि आज कुछ ज्यादा ही वो आप बोर नहीं हुए इतना सेशन सुन के। तो अभी जो भी क्वेश्चंस है प्लीज पूछिए। सर मुझे एक डाउट है। यस सर मुझे एक डाउट है। यस लेट्स से आप बोले होते कि लेट्स से मुझे फर्स्ट राउंड में मेरे को सीट मिल गया और मैंने फ्रीज किया, राइट। आई गो टू द ARC और वहां पे मैंने जाके डॉक्यूमेंट सबमिट किया, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, राइट। मेरे को पर कुछ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेट्स से कैटेगरी का है और मुझे वो मिला नहीं है अब तक, तो आप बोले कि उसको रिसिप्ट दिखा सकते हो, बट ARC में भी रिसिप्ट चलेगा या उनको ओरिजिनली लगता है तब? नहीं सर, इनफैक्ट जो एंड में मैंने एक पॉइंट बताया था वो ऐसा था कि आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम रिसिप्ट डाल सकते हैं, बट जो लास्ट डेट ऑफ रिपोर्टिंग फॉर एडमिशन है, यानी जब आप ARC को जाएंगे तब आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रहना कंपलसरी है। दिस इज अकॉर्डिंग टू द ब्रोशर,
बट जितना मेरा एक्सपीरियंस है इतने सालों का, तो मैंने देखा है कि अगर आपके पास वैलिडिटी भी नहीं है, यानी वैलिडिटी बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है, इनफैक्ट आई थिंक इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट डॉक्यूमेंट, कास्ट वैलिडिटी, तो अगर आपके पास वैलिडिटी भी नहीं रही तो भी आपको वो 6 महीने का एक्सटेंशन देते हैं। बट फिलहाल के इंफॉर्मेशन ब्रोशर में तो ये लिखा है कि एआरसी को जाने के पहले आपके पास रहना चाहिए। हाँ, करेक्ट। तो वही कंफ्यूजन है बेसिकली कि मतलब रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए। हुआ अब तो मिला तो ठीक ही है, कंसर्न अथॉरिटी से मिला तो इट्स वेल एंड गुड, बट नहीं मिला तो दैट अगर मुझे एडमिशन कैंसिल हो जाती है क्या मेरा, फिर अगर मेरे पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट? देखिए सर, अगर फॉर एग्जांपल अगर वर्स्ट केस सिनेरियो की बात करेंगे, अगर आपको राउंड 1 में अलॉटमेंट हो गया यूजिंग दैट पर्टिकुलर कैटेगरी और रिजर्वेशन, आप जाएंगे एआरसी को तो दे विल नॉट एक्सेप्ट इट, क्योंकि आपके पास वो डॉक्यूमेंट नहीं है, तो वो आपको इमीडिएटली कन्वर्ट कर देंगे ओपन कैटेगरी में, और राउंड 1 में आपको ओपन कैटेगरी के थ्रू ट्राई किया जाएगा अलॉटमेंट के लिए। ओके लेकिन जो कैटेगरी के थ्रू मुझे जो कॉलेज और ब्रांच मिला, तो वो नेसेसरी नहीं है जब मुझे ओपन में कन्वर्ट करेगा तो वही कॉलेज और वही ब्रांच? नहीं मिलेगा। मे बी आपको लोअर रैंक कॉलेज और ब्रांच मिलेगा, बट यू विल हैव नो चॉइस ना, बिकॉज यू डोंट हैव डॉक्यूमेंट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एनी क्वेश्चंस? हेलो, यस सर, हाँ बोलिए। हेलो। हाँ सर, मेरे को म्यूट हो गया था मेरा ये, तो मुझे पूछना था, मैंने लास्ट पूछा कि अगर वो एआरसी का नहीं मिला तो वो ओपन में कन्वर्ट हो गया तो मुझे वही कॉलेज और वही सीट नहीं मिलेगा ना? फिर नहीं मिलेगा सर, नहीं मिलेगा। नहीं आपको मिलेगा राउंड ना? 2 में हाँ, नया वही अलॉटमेंट होगा, जो उतना अच्छा नहीं रहेगा ऑब्वियसली, क्योंकि कैटेगरी बेनिफिट जा चुका है आपका। तो फिर वो ओपन में फिर मेरे को दूसरे जगह लेना पड़ेगा फिर मुझे, राइट? यस सर। सर वो वन क्वेश्चन. यस सर. आपले ऑनलाईन पेमेंट जे आहे ते समजा करता नाही आलं तर त्याला सेकंड ऑप्शन आहे काही? ऑनलाईन पेमेंट फक्त एआरसीच्या टाइमला करायचं आहे, तर त्याला काही सेकंड ऑप्शन मला तर नाही वाटत काही आहे. अच्छा, ठीक आहे, कारण काय दॅट इज मॅनेजेबल. एखाद्या वेळेस काही कधी डिफिकल्टी येऊन जाते बँकिंग मध्ये आणि त्याला लिमिटेशन असतील, नॉर्मली सर 3 दिवस दिलेले असतात, तर 3 दिवस तसा सफिशियंट टाइम आहे. म्हणजे आपण डे 1 ला प्रोसेस केली तर खूप चांगलं असतं, कारण की आपल्याला टाइम भेटे. सपोज असे काही एरर झाले तर आपण ते रेक्टिफाय करू शकतो. तर नॉर्मली डे 1 पासून आपण स्टार्ट केलं तर ऍटलीस्ट सेकंड डेला तरी सगळं सॉल्व्ह व्हायला पाहिजे. सर तुमचा सेशन फार चांगला होता. फक्त मला एक गोष्टीची अजून कल्पना द्या. येस सर. एआरसी, कारण एआरसी सेंटर अकोल्याला, मी अकोला प्रॉपर बोलतोय, तर तिथे जर असतील आणि तुम्हाला माहिती असतील तर त्याची. एआरसी सेंटर अकोल्याचं गीतादेवी खंडेलवाल इन्स्टिट्यूट ऑफ फार्मसी, डाबकी रोडला. ठीक आहे. थँक्यू सर. हा सर, समजा माझं राऊंड 1 मध्ये एक कॉलेज अलॉट झालं आणि माझी कॅटेगरीचं समजा माझ्याकडे कास्ट व्हॅलिडिटी सर्टिफिकेट नाही मिळालं, किंवा मी बनवायला दिलं आणि मला रिसिप्ट मिळाली नाही किंवा काय, तर मला ओपन कॅटेगरी मध्ये धरलं जाईल का? तेच आता जस्ट मी तेच प्रश्नाचं उत्तर दिलं की सपोज तुमच्याकडे एआरसी पर्यंत व्हॅलिडिटी नाही आली अकॉर्डिंग टू करंट रूल्स. हे बघा, मी जे काही म्हणत आहे ते करंट रूल्स अनुसार आहे, रूल्स आर सब्जेक्ट टू चेंज. बट सपोज तुमच्याकडे एआरसी ला रिपोर्ट करताना व्हॅलिडिटी नसली तर ते तुम्हाला ऍडमिशन देणार नाही त्या पर्टिक्युलर अलॉटमेंट मध्ये, आणि राऊंड 2 मध्ये तुम्हाला ओपन कॅटेगरी मध्ये कन्वर्ट करणार. मग तुमची राऊंड 2 मध्ये जी काही अलॉटमेंट होणार ती ओपनच्या अनुसार होणार, ओपनच्या कट ऑफ अनुसार होणार, आणि ओपनची फीज लागणार. रिसिप्ट नाही चालणार एआरसी मध्ये असं? नाही, तेच रिसिप्ट अप्लिकेशन फॉर्मला चालणार, बट एआरसी ला ओरिजिनल डॉक्युमेंट्स ते मागत आहेत सध्या तरी. तर जर आपल्याकडे डोमिसाईल सर्टिफिकेट नसेल पण बर्थ सर्टिफिकेट असेल तर चालतं का? त्याच्यात डोमिसाईल मेन्शन केला आहे त्यांनी स्पेसिफिकली, बट स्टील मी एक काम करतो, मी ती क्वेरी व्हेरीफाय करतो, रिव्हेरीफाय करतो एफसी सेंटर वरनं आणि तुम्हाला सांगतो. पण मला तुमचं नाव नाही माहिती. इफ यू कड जस्ट लेट मी नो योर नेम. ही क्वेरी कोणाची होती, डोमिसाईलची, बर्थ सर्टिफिकेटची? माझी अनाथ. ओके, ठीक आहे. आय विल गेट बॅक टू यू ऑन दॅट. थँक्यू. सर माझा एक क्वेश्चन आहे. येस सर, ऍप्लिकेशन फॉर्म फिल करायची टेंटेटिव्ह डेट काय असेल म्हणजे तुमच्या मते?
अजून सध्या डेट्स नाही आल्या, बट मोस्टली आय एम एक्सपेक्टिंग की 5 डिसेंबरला सुरू व्हायला पाहिजे आणि 5 ते 15 डिसेंबर अप्लिकेशन फॉर्म असायला पाहिजे. ओके सर. आणि पर्सनल काउन्सिलिंगचे सेशनचं काही शेड्यूल आहे का सर? केव्हा असणार, काय असणार? आज बघा, आता अर्ध्या लोकांचे झाले, अर्ध्या लोकांचे बाकी आहेत. आमची टीम कॉल करणार, तुमच्यासोबत टाइम शेड्यूल करणार आणि तुमच्या कन्व्हिनियन्सने आपण करू. ओके सर, थँक्यू सर. थँक्यू. हॅलो सर, हे जे अप्लिकेशन जे भरायचे म्हणजे प्रिफरन्सेस द्यायचे आहे 300 मिनिमम 1 आणि मॅक्सिमम 300 द्यायचे, राईट? सो लेट्स से मी फक्त पहिले 20 प्रिफरन्सेस दिले कॉलेजचे. लेट्स से एका सिटीचे आणि एका कॉलेजचे 20 जेवढे काही कॉलेजेस असतील तेवढेच प्रिफरन्स दिले. लेट्स से मला त्या सिटीच्या बाहेर जायचं नाही, तर माझं म्हणजे नॅरो होऊन जातं काय चान्सेस? असं काही असतं की मोर जास्त दिलं तर जास्त होईल आणि कमी दिलं तर कमी चान्सेस लागतील, असं काही आहे? मी सांगतो सर, दिस इज अ व्हेरी गुड क्वेश्चन, कारण की प्रिफरन्स फॉर्म बद्दल खूप कन्फ्युजन आहे लोकांना. तर सगळ्यात पहिले तर कसं आहे की जसं आता तुम्हाला सपोज फक्त पुण्यात ट्राय करायचं आहे आणि तुम्हाला फक्त पुण्यातले कॉम्प्युटर सायन्स ट्राय करायचं आहे आणि तुमचा स्कोअर पण डिसेंटली चांगला आहे, तर तुम्ही फक्त 20 जरी प्रिफरन्स टाकले तरी काहीच प्रॉब्लेम नाहीये, कारण की तुम्हाला त्या 20 मधलं अलॉटमेंट होणारच आहे. तर 300 प्रिफरन्स टाकायची गरज नाही. ठीक आहे. आता खूप सारे लोक, कालच मला एक प्रश्न आला की सर मला XYZ कॉलेजमध्येच ऍडमिशन घ्यायची आहे, तर मी त्याला प्रिफरन्स नंबर 1 टाकला तर मला काही जास्ती चान्सेस आहे का ते कॉलेज भेटायचं? तर तसं पण नाहीये, कारण की सगळं तुमच्या स्कोर अनुसार कॅल्क्युलेट होणार आहे. बट आता नॉर्मली जेव्हा आम्ही प्रिफरन्स बनवतो तर आम्ही चांगले कॉलेज पण टाकतो, मे बी असे पण कॉलेज टाकतो जे डेफिनेटली लागणार आहे आणि असे कॉलेज टाकतो जे तर डेफिनेटली म्हणजे खूपच इझिली लागणार आहे, जे एकदमच कमी स्कोर वाले. म्हणजे काय की वी कीप यू सेफ ऑल द टाइम. तर मला असं वाटतं की आपण एकदमच कमी प्रिफरन्सेस नाही टाकायला पाहिजे, असे प्रिफरन्सेस टाकायला पाहिजे की ज्याच्यात आपण डेफिनेटली सेफ राहणार, म्हणजे आपलं नुकसान बिलकुल नाही व्हायला पाहिजे. अच्छा, ओके. आणि जे ब्रँच आणि जे कॉलेज आहे ते बेसिकली बेस्ड ऑन आपलं करंट स्कोरच्या बेसिसवर तुम्ही गाईड करणार आहे? दिस आर द पॉसिबिलिटी या करंट इयरला की इथे ते मिळतील, मिळण्याचे चान्सेस आहे, या बेसिसवरच आपण बघा, पॉसिबिलिटी तर आपण कन्सिडर करणारच आहोत, कारण की आपल्याला म्हणजे सेफ राहायचंच आहे. बट आता मे बी सपोज फॉर एक्झाम्पल COAP नाही लागत आहे, बट तरी आपण प्रिफरन्स फॉर्म मध्ये ते टाकतो, कारण की आपल्याला सेफ राहायचं आहे. म्हणजे आणि सपोज इफ वी आर व्हेरी लकी और फॉर्च्युनेट, जे मे बी खूपच म्हणजे लेस चान्सेस आहे, बट आपल्याकडे प्रिफरन्सेस असल्यामुळे आपण ते टाकतो. तर ऑब्व्हियसली आपण हे तर कन्सिडर करणारच आहे की आपल्याला काय लागणार आहे, विच इज पॉसिबिलिटी. बट जे पॉसिबल नाही आहे पण जे चांगले आहे ते सुद्धा आपण टाकतो. हॅलो. येस मॅम. ठीक आहे. तर मला विचारायचं आहे की आता आम्ही परीक्षा देताना नाशिक रिजन मधून दिलेली आहे. ठीक आहे. आणि आम्ही आता बँगलोरला आहोत. ARC आम्हाला आता नाशिक मधलंच मिळेल का किंवा नाशिक मधलंच घ्यावं लागेल का? ठीक आहे, दॅट इज अ गुड क्वेश्चन, कारण की मला माहिती आहे की खूप सारे मुलं कोरोनामुळे आणि पॅरेंट्स सिटी शिफ्ट झाले इकडे तिकडे. तर सगळ्यात पहिले हे जे ARC आणि FC सेंटर असतात, तर असं काही रूल नाही आहे की तुम्ही ज्या सिटीमधनं एक्झाम दिली आहे 12th ची किंवा CET ची, तर तिथल्याच ARC किंवा तिथल्याच FC ला तुम्हाला जायचं आहे. तुम्ही पुऱ्या महाराष्ट्रातल्या कुठल्याही ARC ला जाऊ शकता, तुम्ही पूर्ण महाराष्ट्रातल्या कुठल्याही FC ला जाऊ शकता. तर तो काही प्रॉब्लेम नाही आहे. जे काही मे बी तुम्हाला बँगलोर पासून क्लोजेस्ट महाराष्ट्राचं ARC असणार, तुम्ही तिथे जाऊ शकता आणि तुमची प्रोसेस कम्प्लीट करू शकता. ओके, थँक्यू सर. आणि सेशन खूप चांगलं होतं. थँक्यू मॅम. म्हणजे पर्सनली म्हणजे ह्या सगळ्या गोष्टी कळल्या आहेत, पण अजून सुद्धा काही डाऊट्स आहेत किंवा वाचल्यानंतर क्लिअर होऊ शकतात, पण ते आपण पर्सनल सेशन मध्ये विचारू शकतो. डेफिनेटली मॅम, काहीच प्रॉब्लेम नाही. जे पॅरेंट्स बिझी आहे ते तुमचे डाऊट्स तुम्ही लिहून ठेवा आणि पर्सनल सेशन मध्ये प्लीज विचारा. येस. ओके. हॅलो सर. येस सर. येस. हॅलो सर. हॅलो. प्लीज विचारा सर. विचारा सर. सर मला प्रत्येक ब्रांचचे डिटेल्स कधी मिळतील सर? पर्सनल ह्याच्यावर, पर्सनल काउन्सिलिंग वर मिळू शकतात का? येस सर. येस. मी एक आता जे मेल करणारे डॉक्युमेंट, सगळे लोक जे आपले स्टुडंट्स आहेत सगळ्यांना मी ब्रांचेसचं पण डॉक्युमेंट मेल करतो.
म्हणजे सगळेच लोक त्या ब्रांचेसच्या डॉक्युमेंटला रेफर करू शकता आणि त्याच्या बेसिसवर जे काही डाऊट्स आहेत ते आपण पर्सनल काउन्सिलिंग मध्ये क्लिअर करू. आणि जे मी सहसा सांगितलं की आपले एक्सपर्ट्स पण येणार आहे वेगळ्या वेगळ्या ब्रांचेसवर, तर त्यांच्यासोबत सुद्धा आपण ते डिस्कस करू. ओके, थँक्यू सर. सर, फाउंडेशन कोर्सची डेट काय आहे सर? मॅम फाउंडेशन कोर्स हा फर्स्ट वीक ऑफ डिसेंबर मध्ये आहे. मी पायल मॅमला सांगतो तुम्हाला कॉल करायला. एक्झॅक्ट शेड्यूल त्याचा अजून ठरला नाही आहे. मोस्टली 5 ते 6च्या जवळपास स्टार्ट करायचा विचार आहे. आणि सर पर्सनल काउन्सिलिंग? पर्सनल काउन्सिलिंग तर चालूच आहे मॅम. आपल्यासोबत एक सेशन तसा झाला पण आहे वाटतं ना. हो, आणि पुढचा अजूनही पुढे राहणार आहे मॅम. बस हे जे आता नवीन जॉईन झाले त्यांचं झाल्यावर मी तुमच्यासोबत सेकंड सेशन घेतो मॅम. ठीक आहे. येस मॅम. ठीक आहे सर, आणि आपल्याला सेकंड राऊंडच्या एंडला ऍडमिशन घेणं कंपल्सरीच आहे ना? हे बघा, तुम्ही नाही घेतली तर तुमच्याकडे दुसरं ऑप्शन असायला पाहिजे. तुमच्याकडे ऑप्शन नाही आहे तर मी तर म्हणणार आहे की तुम्ही घ्यायलाच पाहिजे. कारण की बघा, तुम्ही सपोज ऍडमिशन घेतली तर काय, आणि तुम्हाला नंतर कुठे बेटर अलॉट झाली तर तुम्ही कॅन्सल करू शकता. फक्त 1000 रुपये तुमचे मायनस होत आहे. सध्या आपण तेच बघितलं ना इन्फॉर्मेशन ब्रोशर मध्ये की फक्त 1000 रुपये आपले मायनस होत आहे. डॉक्युमेंट्स 2 दिवसात परत भेटत आहे. तर आपला लॉस काहीच नाही आहे. म्हणजे जसं ARC मध्ये आपण कॅन्सल जरी केली तर 1000 रुपये आपले जाणार आहे, तर उलट ऍडमिशन घेऊन कॅन्सल करू शकतो ना. ऍडमिशन घेतली तर आपल्याकडे एक चांगला बॅकअप तरी असणार आहे एका कॉलेज. सर, या कॅपराउंड मध्ये MIT पुणे, सिम्बायोसिस हे पण असतात का? नाही सर, कॅप राऊंड मध्ये फक्त CET चे जे कॉलेजेस असतात. आता हे जे 2 कॉलेज आहे, MIT वर्ल्ड पीस युनिव्हर्सिटी, सिम्बायोसिस युनिव्हर्सिटी, हे सगळे डीम युनिव्हर्सिटी असल्यामुळे ते CET घेत नाही सर. फक्त जे कॉलेजेस विच आर अफिलिएटेड टू द पुणे और मुंबई और एनी अदर युनिव्हर्सिटीज ऑफ महाराष्ट्र, जे गव्हर्नमेंट युनिव्हर्सिटीज आहेत, फक्त त्याच असतात सर. हेलो सर, ऐसे कॉलेजेस की लिस्ट मिल सकती है? यस मैम, विल शेयर लिस्ट ऑफ कॉलेजेस विद यू. यस मैम. हाँ, तो आप मेल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं? मैं अभी पर्सनली जैसे व्हाट्सएप करूंगा सबको, तो उसमें आप सिर्फ आपका ईमेल आईडी अगर रिप्लाई कर देंगे सब लोग, तो आई विल शेयर ऑल द डॉक्यूमेंट्स एंड मेल विद देम. वैसे मैं मैसेज करता ही हूँ आप सबको व्हाट्सएप उसके लिए. ओके सर. हाँ, जैसे लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के कौन से कॉलेजेस है, पुणे में कौन से कॉलेजेस है? यस मैम, डेफिनेटली. ओके. हॅलो सर. येस सर. सर, मी नवीन जॉईन झालेलो आहे. मला एक पर्सनल तर आपलं माझं एक लवकर घ्या, कारण की माझ्याकडे कास्ट व्हॅलिडिटी सर्टिफिकेट नाहीये. आणि साधारण समजा उद्या तुमचं नाव सांगा. तन्मय संकपाळ. हा तन्मय, ठीक आहे. बोला ना तन्मय. हा, ते ARC ची जी म्हणजे अजून किती दिवस आहे मला ओरिजिनल डॉक्युमेंट काढण्यासाठी? मला वाटते ARCचं मिनिमम 20 ते 25 दिवस तर आहे सध्या. पण तुम्ही 20 पकडून चाला, म्हणजे कमी दिवस दिले तर चांगलं राहील. 20 तरी पकडा. दिवसात होऊ शकतं ना? म्हणजे हे बघा, आता मला माहिती आहे की यावर्षी कोरोनामुळे सगळं डिले झालाय. गव्हर्नमेंट ऑफिसेस बंद होते, मधात इलेक्शन सुद्धा चालू होते खूप साऱ्या जागेवर. पण आता जेव्हा जसं हे शेड्यूल आलं ना, तर सगळ्या लोकांना डॉक्युमेंट्स काढावे लागतात. हे जे गव्हर्नमेंट ऑफिस पण आहे, हे पण खूप चांगल्याने काम करतात, फास्ट काम करतात आणि डॉक्युमेंटची प्रोसेस फास्ट करतात. तुम्ही सुद्धा पुश देत राहा, कंटिन्युअस फॉलोअप घ्या, व्हिजिट करा ऑफिसेसला, बट मेक शुअर करा. कारण की कसं आहे की तुमच्याकडे डॉक्युमेंट आलं ना व्हॅलिडिटीचं, तर तुम्हाला तर फायदा आहे की तुम्हाला फी कमी पडणार, तुम्हाला सीट्स मध्ये बेनिफिट भेटणार, आणि तुमची जी फ्युचर जनरेशन आहे तिला सुद्धा ती व्हॅलिडिटी तेवढीच कामात येणार. किंवा तुम्हाला सपोज पोस्ट ग्रॅज्युएशन करायचं आहे, त्याच्यात सुद्धा व्हॅलिडिटीचा बेनिफिट भेटणार. तर आता व्हॅलिडिटीच्या मागे हात धुवून लागा. ठीक आहे सर. आणि माझी एक रिक्वेस्ट होती, जे माझं पर्सनल जो काउन्सिलिंग राहील तो लवकर करा. मी आज सकाळी जॉईन झालो. हा माझा फर्स्ट म्हणजे चालेल. आय हॅव नोटेड इट. थँक्यू सर. एनी क्वेश्चन्स? हॅलो. येस मॅम. हा सर, आम्ही ओपन कॅटेगरी मध्ये आहे, मग उत्पन्नाचा दाखला आम्हाला आवश्यक आहे का? अच्छा, हा एक खूप मोठा कन्फ्युजन सगळ्या लोकांना माहित नाही, म्हणजे कुठून तरी झालाय स्प्रेड की ओपन कॅटेगरीला इन्कम सर्टिफिकेट लागते, बट माझ्या अनुसार नाही लागत. आणि जे इन्फॉर्मेशन ब्रोशर सुद्धा आपण आता बघितलं, याच्यात पूर्ण डॉक्युमेंटची लिस्ट होती. त्याच्यात जे कॉमन डॉक्युमेंट्स आहेत त्याच्यात इन्कम सर्टिफिकेट कुठेच दिलेलं नाही आहे. त्याच्यामुळे इन्फॉर्मेशन ब्रोशर इज द स्ट्रॉंगेस्ट डॉक्युमेंट, त्याच्यात पण नाही दिलाय. आणि माझ्यानुसार सुद्धा इन्कम सर्टिफिकेट ओपन कॅटेगरीला लागत नाही, अनलेस दे आर टेकिंग ऍडव्हान्टेज ऑफ TFWS. हॅलो. ओके सर, थँक्यू. येस सर. हा सर, आम्ही पण कालच जॉईन झालोय. येस मॅम.
तर आमचं ही पर्सनल काउन्सिलिंग बाकी आहे, म्हणजे पहिलंही झालं नाही. आपलं नाव सांगून द्या, तसं सगळ्यांनाच कॉल येणार आहे, बट आपलं नाव सांगू. ओके. हा, स्नेहल जोशी. येस मॅम, ठीक आहे मॅम. ओके सर माझं पर्सनल काउन्सिलिंग बाकी आहे सर. हा हा, अरे मला माहिती आहे, आय नो द लिस्ट, यू डोंट वरी अबाउट दॅट. सगळ्यांनाच कॉल झाला. स्टील यू कॅन टेल युअर नेम. दुर्गेश, फाईन. ठीक आहे. आय थिंक आय टूक अ लॉट ऑफ टाइम. बाकी सगळे जे काही क्वेरीज आहे तुम्ही लिहून ठेवा, पर्सनल काउन्सिलिंग मध्ये आपण सॉल्व्ह करू. येस मॅम. सर, इनकम सर्टिफिकेट कहाँ से कलेक्ट करना? इनकम सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा सेतु से. सेतु से? हाँ. ओके. नहीं, वो नॉन क्रिमिनल है ना बोलना. नॉन क्रिमिनल है तो भी इनकम सर्टिफिकेट TFWS के लिए लगेगा? हाँ, TFWS के लिए नॉन इनकम सर्टिफिकेट कंपलसरी है मैम. वो तहसीलदार से लाते हैं वही है? देखिए, नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट OBC के लिए लगता है और इनकम सर्टिफिकेट TFWS के लिए लगता है. हाँ, तो इनकम सर्टिफिकेट जैसा हमने कहा सेतु से लगेगा? सेतु से मिलता है, जितना मुझे पता है सेतु से मिलता है. ठीक है. आई थिंक लेट्स स्टॉप हियर. यस सुमित, आई हैव नोटेड इट. सर एक्सक्यूज मी. हाँ, मला काय प्रश्न विचारायचा आहे की एवढे सीट्स रिझर्व्ड असतात, रिझर्वेशन वगैरे, पण मग ज्यांचं ओपन आहे त्यांना म्हणजे नुकसान होतं का असं? खरी गोष्ट आहे. आता अनफॉर्च्युनेटली वी कॅनॉट डू एनिथिंग अबाउट इट. दिस इज हाऊ द कंट्री वर्क्स. आय एम सो सॉरी, बट दिस इज हाऊ इट वर्क्स. सर माझा एक डाऊट आहे. येस सर, हे होम युनिव्हर्सिटी जर मी नाशिक डिव्हिजनचा आहे, सो माझी पुणे ना, राईट? राईट. सर, तर मग अदर देन होम युनिव्हर्सिटीज जे कॉलेजेस असतात ते भेटण्यासाठी काही पॉसिबिलिटी कमी होते का? ना, ठीक आहे. आता बेसिकली कसं आहे की जे सीट डिस्ट्रीब्युशन मॅट्रिक्स आहे त्याच्यात जे 70% जागा आहे त्या आपल्या होम युनिव्हर्सिटीसाठी रिझर्वड आहे आणि 30% जागा ज्या आहेत अदर दॅन होम युनिव्हर्सिटीसाठी रिझर्वड आहे. तर आता सपोज तुम्ही पुण्यात अप्लाय केलं तर तुम्ही 60 पैकी मे बी तुमच्यासाठी 40 जागा आहे, तर तेच तुम्ही मुंबईत अप्लाय केलं तर 60 पैकी 20 जागा आहे तुमच्यासाठी. ओके सर. कारण की आपण अदर दॅन होम युनिव्हर्सिटी आता 30% कोटामध्ये जाणार आपण. ओके सर. राईट. Please, parents and student, if you are busy, you can exit the meeting. No problem with that. Yes. Any questions? आवाज नहीं आता. हेलो. Okay, Piyush, I have noted. हाँ बोला. आवाज नहीं आता, सॉरी. हेलो. हाँ बोला. हाँ सर, प्रेफरन्स नुसार कॉलेजची लिस्ट मिळू शकेल का सर? कारण की कॉलेजच्या वेबसाईटवर बऱ्याचदा चुकीची इन्फॉर्मेशन पण असते म्हणून. नाही, आपण तर ते पर्सनल काउन्सिलिंग मध्ये एक एक कॉलेज डिस्कस करू आणि त्याच्यानुसार प्रेफरन्स लिस्ट बनवू ना. म्हणजे आता तुझी प्रेफरन्स लिस्ट आणि मे बी बाकी लोकांची प्रेफरन्स लिस्ट कॉमन नाही राहणार. सगळे आपण इंडिव्हिज्युअल प्रेफरन्स लिस्ट बनवतो डिपेंडिंग अपॉन तुमची रिक्वायरमेंट. तर त्याच्यामुळे आपण एकदा डिस्कस करू आणि त्याच्यानंतर आपण तुम्हाला प्रेफरन्स लिस्ट बनवून देऊ ना सगळ्यांना. नाही सर, तसेच टॉप कॉलेजेसची लिस्ट पाहिजे होती मला त्याच्यानुसार. ओके, ठीक आहे. तुम्ही मला हे एकदा त्याच्यातही सांगा आपल्या पर्सनल काउन्सिलिंग मध्ये, म्हणजे तुम्हाला मी पाठवतो. बरोबर. ठीक आहे, चालेल. थँक्यू. आय थिंक वी शुड स्टॉप नाउ. ठीक आहे. So thank you so much everyone. See you soon in a personal counseling session. Bye everyone. Bye. Thank you sir. Thank you sir. Thank you sir.